दिस इज़ द जस्ट एग्जाम्पल हमने लिया हुआ है एक कॉरपोरेशन का। हर कॉरपोरेशन का ये अलग हो सकता है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये केवल हमने रेसिडेंशियल बिल्डिंग का टॉपिक लिया हुआ है। ऐसे ही कॉमर्शियल बिल्डिंग्स के अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस है। इसकी पूरी एक बुक भी है जो मैं आपको दे दूंगा, ठीक है, आज ही दे दूंगा। उस बुक को पढ़िएगा क्योंकि बुक काफ़ी बड़ा है। बुक वी कांट एक्सप्लेन कंप्लीट बुक। उस बुक का जो निचोड़ है वो हमने इस पीपीटी के माध्यम से हम आपको एक्सप्रेस कर रहे हैं, ठीक है। तो आप चाहे तो घर में बैठ के बुक को भी पढ़िएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 2। एंड आज कुछ ड्राइंग्स में समस्या भी आई होंगी क्योंकि थोड़ी सी ड्राइंग्स टफ थी, और आज से थोड़ा आपका वर्कलोड कम हो जाएगा। लेक्चर कम वॉच करने पड़ेंगे। जहाँ जहाँ ईजी होगा वहाँ ज़्यादा करेंगे, जहाँ जहाँ कम होगा वहाँ कम करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं बिल्डिंग बाय लॉ के पार्ट 2 में कौन कौन सी और चीज़ें हैं जो हमें फोकस करें। सपोज आपको मैंने दे दिया कि 5 रूम बनाने हैं, 2 किचन बनाना है, 1 बाथरूम बनाना है, 1 ड्राइंग रूम बनाना है। अब आपको पता तो होना चाहिए 5 रूम के लिए मिनिमम कितना एरिया लगेगा, ठीक है। मिनिमम एरिया रिक्वायरमेंट आपको पता होना चाहिए। वो सब चीज़ें अभी हम लोग यहाँ पर देखने चल रहे हैं, ठीक है। चलिए जस्ट फोकस फॉर यू कैन से कि 30 मिनट्स और 35 मिनट्स आप यहाँ पर पूरा का पूरा अच्छे से देख पाओगे 30 से 35 मिनट्स में। चलिए ये आप लेवल 1 की ट्रेनिंग कर रहे हो। ये लेवल 1 जैसे ही ख़त्म हो जाएगा फिर लेवल 2 पे चलेंगे, फिर लेवल 3 पे, फिर धीरे धीरे इस तरीके से हमारे लेवल्स रहेंगे, ठीक है। चलिए कुछ लोग को लेट से आने की आदत है, तो ये आदत हमें सही करना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं 10 मिनट्स तक तो अलाउ कर देता हूँ। 10 मिनट्स के बाद हम लोग क्या बोलते हैं, नहीं क्लास में एंट्री नहीं होती है, ठीक है। बिल्डिंग बाय लॉ टाउन प्लानिंग के बारे में हम लोग देखने चल रहे हैं। कल हम लोगों ने काफ़ी हद तक इसको स्टडी कर लिया था, ठीक है। डिफरेंट टाइप बिल्टअप एरिया, प्लेन्थ एरिया वगैरह देख लिया था, फ्लोर एरिया देख लिया था, स्टेट बैंक देख लिया था। आज इसका एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बचे हुए हैं, ठीक है। क्या है वो बचा हुआ है? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, प्रिंसिपल्स अंडरलाइंग बिल्डिंग बाय लॉस, ठीक है। हर चीज़ का एक प्रिंसिपल होता है ना, ठीक है। वो प्रिंसिपल यहाँ पर कौन कौन से प्रिंसिपल्स हमको फॉलो करने पड़ते हैं वो आज हम लोग देखने चल रहे हैं। जिसमें से क्लासीफाइंग द बिल्डिंग्स विथ यूनिट एज फैमिली एंड मेंशनिंग द रिक्वायरमेंट। आपको क्या करना पड़ता है, पहले आपको फोकस करना पड़ता है कि रिक्वायरमेंट क्या है सामने वाले के, उसकी रिक्वायरमेंट को समझो। उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से तो प्लान बनाएंगे ना, ठीक है। अगर सामने वाले के पास घर में 10 लोग रहते हैं और आपने 2 कमरे बना दिए बड़े बड़े, तो फिर उनकी तो प्राइवेसी का क्या होगा, ठीक है। इस तरह की समस्याएं ना हो, इसलिए पहले से आपको समझना पड़ेगा सामने वाले की व्हाट इज द रिक्वायरमेंट फॉर दैट पर्सन। दूसरी चीज, क्लासीफाइंग रूम्स अकॉर्डिंग टू यूज एंड देन स्पेसिफाई मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ ईच रूम, ठीक है। आपको क्या जानना पड़ेगा, मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ ईच रूम। सपोज मैंने बोला किचन बनाओ, अब किचन का मिनिमम रूम साइज पता ही होना नहीं है अगर आपको, तो कैसे बनाओगे। मतलब सपोज आपने बना दिया कि 2 फीट बाई 3 फीट, अब 2 फीट बाई 3 फीट में क्या किचन बन जाएगा क्या? नहीं, मिनिमम आपको पता होना चाहिए। तो अभी डिस्कस करेंगे। विथ रिस्पेक्ट टू साइज, हाइट, आपको साइज भी पता होना चाहिए, हाइट भी पता होना चाहिए, फ्लोर एरिया, वेंटिलेशन एंड लाइट के लिए कितना क्या देना पड़ेगा। आपने बाथरूम बना दिया, वॉशरूम भी दे दिया, अब उसको वेंटिलेशन ही नहीं दिया, आपको पता ही नहीं वेंटिलेशन देना पड़ता है। अब पूरे रूम के अंदर स्मेल करेगा, पूरी बिल्डिंग के अंदर अच्छे से वेंटिलेशन नहीं आएगा। आपने बालकनी नहीं दिया, कपड़े कहाँ सुखाओगे, तरह तरह की प्रॉब्लम्स को आपको प्रैक्टिकली सोचना पड़ता है जब आप किसी का घर बनाते हो, क्योंकि घर नहीं हो किसी का ड्रीम है। स्पेसिफाई हाइट ऑफ द कंपाउंड वॉल एंड लोकेशन ऑफ द गेट इन वॉल, कंट्रोलिंग द प्रोजेक्शंस इन मार्जिनल स्पेस। आपको क्या करना पड़ता है, कंट्रोल करना पड़ता है प्रोजेक्शंस कितना रखना है। सपोज कई लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रोजेक्शन निकाल देते हैं अपने घर के बाहर, और जब अतिक्रमण होता है तो आपको पता है उनके घर का हर्ट्स क्या होता है, ठीक है। तो इसलिए अतिक्रमण के समय पर क्या बोलते हैं, देखो वर्ड में कितनी पावर होती है। व्हेन आई जस्ट सेइंग यू हर्ट्स, तो वन ऑफ माई फ्रेंड वॉज इन माई स्कूल डेज इन 6-7 स्टैंडर्ड। तो देखो मेरा दिमाग क्या हो गया, जस्ट आप इमेजिन करो कि वर्ड में कितनी पावर है, मैं उसको रिमेंबर कर गया 1 सेकेंड के लिए। तो ये तरीका होता है कि वर्ड के अंदर की अगर आप वर्ड को जीते हो तो बहुत अच्छा इमेजिनेशन पावर आपका कर देता है। तो कंट्रोलिंग प्रोजेक्शन इन मार्जिनल स्पेस, इंसिस्टिंग ऑन सूटेबल एफएसआई एंड एफएआर। आपको देखना पड़ेगा उस एरिया का एफएसआई कितना है, उस एरिया का एफएआर कितना है, ठीक है। ये लास्ट है जो एंट्री करेंगे, 2 लोग हैं।
निकिता कोशिश क्या करो कि टाइम पर एंट्री करो, ठीक है। तो स्पेसिफाई सूटेबल अरेंजमेंट विथ रिस्पेक्ट टू ड्रेनेज एंड वाटर सप्लाई। आपको ये भी देखना पड़ेगा कि वहाँ पर ड्रेनेज के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है, और वाटर सप्लाई के लिए क्या कर रहे हैं, ठीक है, और उसके लिए क्या कुछ अरेंजमेंट कर रहे हैं। सपोज आपने घर बना लिया बहुत अच्छा सा, आप घर का पूरा पानी निकाल रहे हो रोड के ऊपर, अरे भाई रोड के ऊपर निकाल रहे हो तो रोड पूरी ख़राब हो जाएगी ना। वाटर सप्लाई के लिए क्या नियम आप रख रहे हो, ये चीज़ देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। वांट टू से समथिंग सर, आप स्क्रीन पे एक जगह हमें आप स्क्रीन मेरे पे एक, अच्छा गौरव कुछ बोलना चाह रहे हो क्या? स्क्रीन क्या फंस गई है क्या, ऐसा कुछ बोल रहा है? नहीं सर, मैं बोलना ही चाह रहा था एफएसआई की फुल फॉर्म क्या है और एफएआर की फुल फॉर्म क्या है। अच्छा, कल का लेक्चर नहीं अटेंड किए थे क्या? कल का किया था सर। कल मैंने पढ़ाया था एफएसआई क्या होता है, फ्लोर, एफएसआई है फ्लोर स्पेस इंडेक्स, और एफएआर होता है क्या बोलते हैं, फ्लोर एरिया रेशियो। कल ही पढ़ाया था मैंने। ओके सर। ठीक है, चलिए आसिफ राजा कुछ बोलना चाह रहे हैं? यस आसिफ बताइए। आसिफ यू वांट टू से समथिंग, आपने हैंड रेज किया था, इफ़ यू वांट यू कैन, अदरवाइज कोई बात नहीं, आप पढ़ के भी उसके बाद कुछ डाउट रहेगा। आवाज़ नहीं आ रही, ओके इनको आवाज़ नहीं आ रही है तो फिर कैसे सुन लिया कि मैंने आसिफ बोल रहा हूँ, ठीक है। लेफ्ट करके आ जाओ फिर। नहीं आज नहीं है क्योंकि वो पता नहीं क्या हो रहा है उसमें, मेरा उस वीडियो नहीं आ रहा उसके अंदर, ठीक है, इसकी वजह से ऐप में नहीं है, यहाँ पर है आज के लिए, कल से आपके ऐप के अंदर ही है, ठीक है। चलो ठीक है, थोड़ी देर रुक जाओ अमरेश, अभी जो अगर कोई टॉपिक से रिलेटेड है बोलो, अदरवाइज वेट करो, क्लास के बाद डिस्कस करेंगे जो भी आपके डाउट्स हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रिंसिपल अंडरलाइंग बिल्डिंग बायलॉज, तो इसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमने क्या देखा, फैमिलीज की रिक्वायरमेंट समझो। दूसरी चीज़ हम लोगों ने पढ़ा कि किस चीज़ के लिए कितना मिनिमम एरिया चाहिए होता है। तीसरी चीज़ हम लोगों ने पढ़ा कंपाउंड सर वॉल है। यस यस बोलो। सर पीपीटी मेरे स्क्रीन में नहीं शो कर रहा है। पीपीटी आपके स्क्रीन पे नहीं शो कर रहा, तो अब लेफ्ट करके फिर से आ जाओ, लेफ्ट करके फिर ठीक से आओगे, शायद हो जाए, कुछ इंटरनेट इशूज हो सकते हैं। ठीक है सर। ओके ठीक है। तीसरी चीज़ कंट्रोलिंग द प्रोजेक्शन ऑफ मार्जिनल स्पेस, आपको समझना है कि घर के बाहर डिज़ाइन निकालना है, बट कितना निकाल दो, बहुत ज़्यादा नहीं निकालना है कि पता चला वो आप 10 फीट निकाल दे रहे हो अपने घर से बाहर, ठीक है, और फिर वो स्ट्रक्चर उतना मजबूत नहीं है, पता चला बाद में दिक्कत हो, अतिक्रमण के टाइम पे दिक्कत हो कि आप बिल्डिंग लाइन के बाहर आपका प्रोजेक्शन जा रहा है, तो ये सब चीज़ों को दिमाग रखना पड़ेगा। जितना वहाँ का एफएसआई है उसके हिसाब से आप बिल्डिंग को प्लान करिए। सूटेबल अरेंजमेंट विथ रिस्पेक्ट टू ड्रेनेज एंड वाटर सप्लाई, आपको देखिए कि वहाँ पर पानी के लिए आप क्या सिस्टम रख सकते हो। सेटबैक, स्पेसिफाई सेटबैक, घर के बगल में, घर के पीछे, घर के सामने कितना जगह छोड़ना है, क्यों, लाइट आए उससे, बहुत से और भी कल हम लोगों ने एडवांटेज पढ़े थे। स्पेसिफाई मिनिमम प्लॉट साइज एंड डायमेंशंस एंड देयर फिगर्स, ठीक है, आप ये डिसाइड करो कि वहाँ के लिए प्लॉट का साइज़ कितना रिक्वायर्ड है। सपोज आप हॉल बना रहे हो तो हॉल के लिए कितना साइज़ की रिक्वायरमेंट होगी, उसको समझिए। बिल्डिंग वैसे आपको आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो ये हम लोग पढ़ने वाले प्लॉट, कौन से प्लॉट को क्या बोलते हैं, बेसमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, एरिया लिमिटेशंस के बारे में करेंगे, मार्जिन पढ़ने वाले हम लोग, कितना कहाँ मार्जिन छोड़ना चाहिए, किस बिल्डिंग का कितना हाइट रखना चाहिए, प्लिंथ हाइट कितना होता है, एरिया रूम का मिनिमम एरिया कितना रखना होता है, स्टेयरकेस कितना बड़ा रखना होता है, मेसनरी फ्लोर, पैरापेट, वॉल, प्रोजेक्शन, मार्जिन, कंपाउंड वॉल एंड बेसमेंट। आज हम लोग इन्हीं के ऊपर पढ़ने वाले हैं, तो आज का हमारा लेक्चर एक्चुअली ये है, ठीक है, कि आप ये सारी चीज़ों को स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके समझते हैं, साइज ऑफ प्लॉट से, फिर एरिया लिमिटेशन एंड एवरीथिंग, ठीक है। क्या आपको पता है बिल्डिंग्स 3 तरह की होती हैं, बिल्डिंग 3 तरह की होती है, आप लोग सब कैसे, एक होती है डिटैच बिल्डिंग्स जिसको आप बड़े बड़े बंगलो बोलते हो, एक होती है सेमी डिटैच बिल्डिंग्स, क्या, सेमी डिटैच बिल्डिंग जो कि क्या बोलते हैं बंगलो जैसा ही रहेगा बट थोड़ा सा स्पेस कम रहेगा, एक होती है रो टाइप बिल्डिंग्स जो आप लोग रो हाउसेस के नाम से आते हैं। तो अगर आपकी बिल्डिंग का जो प्लॉट का जो साइज़ है, आपका जो प्लॉट है उस प्लॉट का साइज़ अगर 250 मीटर स्क्वायर से ज़्यादा का है तो वहाँ पर वो बिल्डिंग डिटैच बिल्डिंग होती है, और उसमें घर के सामने आपको 12 मीटर का फ्रंटेज छोड़ना होता है। और अगर आपकी बिल्डिंग्स जो है सेमी डिटैच यानी 125 मीटर स्क्वायर से 225 मीटर स्क्वायर तक की है, तो वहाँ पर आपको 8 से 12 मीटर तक का फ्रंटेज छोड़ना पड़ता है। और अगर आपकी बिल्डिंग्स रो टाइप बिल्डिंग्स है तो वहाँ पर आपको साइज़ आपके प्लॉट का रो कौन होगी जिसका साइज़ होगा 50 से 125 मीटर स्क्वायर तक रहेगा, तो रो टाइप बिल्डिंग्स है, उसका जो फ्रंटेज छोड़ा जाता है वो छोड़ा जाता है 4.5 मीटर टू 8 मीटर। कितना छोड़ा जाता है, 4.5 मीटर टू 8 मीटर।
देखिए तीनों बिल्डिंग्स को आपको क्लियर हो जाएगा कि किस बिल्डिंग के लिए कितना कितना स्पेस हमें छोड़ना चाहिए। देखिए पहली वाली जो बिल्डिंग्स है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं डिटैच बिल्डिंग्स। पहली वाली जो बिल्डिंग है उसको क्या बोलते हैं, डिटैच बिल्डिंग्स। जो दूसरी वाली बिल्डिंग्स आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं सेमी डिटैच बिल्डिंग। क्या बोलते हैं, सेमी डिटैच बिल्डिंग्स। और तीसरी वाली जो बिल्डिंग्स देख रहे हो आप उसको बोलते हैं रो टाइप बिल्डिंग्स। देखिए पहले वाले में क्या है, फ्रंट में भी स्पेस है, साइड में भी काफ़ी मार्जिन है, पीछे भी मार्जिन है। दूसरे वाले में फ्रंट पे थोड़ा है, साइड में थोड़ा और कम है और पीछे भी थोड़ा कम ही रहेगा। और रो टाइप में बिल्कुल ही कम है, आगे भी पीछे भी और साइड में भी। तो इस तरह की 3 तरह की बिल्डिंग्स होती हैं। जनरली आप किस तरह की बिल्डिंग्स बना रहे हो उस पर डिपेंड करता है। एरिया लिमिटेशन क्या होता है, एरिया लिमिटेशन मतलब किस चीज़ के लिए कितना एरिया आपको देना है। द लिमिटेशन ऑफ द एरिया एंड हाइट ऑफ द बिल्डिंग्स डिफरेंट टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड ऑक्यूपेंसी क्लास इज अचीव बाय सेटिस्फाइंग फ्लोर एरिया रेशियो। आपको FAR देखना पड़ता है, उसके हिसाब से आप किस चीज़ के लिए कितना स्पेस दे सकते हो वो डिसाइड करना पड़ेगा। जैसे कि ऑक्यूपेंसी क्लास, रेसिडेंशियल बिल्डिंग है, कॉमर्शियल बिल्डिंग है, किस तरह की बिल्डिंग से वो देखिए। टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन RCC, स्टील, प्रीकास्ट क्या कर रहे हो। विड्थ ऑफ द स्ट्रीट फ्रंटेज, घर के सामने कितना स्पेस छोड़ रहे हो, ठीक है। ट्रैफिक लोड देखो कि ट्रैफिक लोड कितना है, भाई बहुत ट्रैफिक वाला एरिया है, वहाँ पर कम छोड़ोगे तो दिक्कत हो जाएगी, जाम लगा रहेगा, इसलिए ट्रैफिक लोड देखिए। घर के सामने रोड है, रोड का साइज़ कितना है वो देखिए। उसके अलावा पार्किंग की फैसिलिटीज़ देखिए, आपकी पार्किंग कितनी बड़ी वहाँ पर आप छोड़ रहे हो, कितनी रिक्वायरमेंट है। पता चला अगर आपके पास पार्किंग का इनफ जगह नहीं छोड़ा आपने तो आप रोड पे पार्किंग करोगे तो वो जाम का एक कारक बनेगा जो नहीं होना चाहिए। लोकल फायर फाइटिंग फैसिलिटीज़, ठीक है, आप पता होना चाहिए आपको कि गवर्नमेंट का रूल है कि अगर आप कोई सोसाइटी बना रहे हो तो उतना स्पेस आपके पास होना चाहिए कि आपकी जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ होती हैं वो आपके हर घर, आपके हर बिल्डिंग्स के कॉर्नर्स पे जा सके। अब वो लोग से अगर इतना स्पेस नहीं प्रोवाइड किया तो फिर आपको अप्रूवल अगर लेना है सोसाइटी के लिए तो आपको अपनी बिल्डिंग्स के अंदर फायर फाइटिंग का पूरा सिस्टम खुद से लगवाना पड़ेगा, तब जाके अप्रूवल मिलेगा। तो दो में से एक चीज़ करना ही करना पड़ेगा। वाटर सप्लाई एंड ड्रेनेज के लिए भी आपको वर्क करना पड़ेगा, कहाँ कहाँ पर वाटर सप्लाई देना है, कहाँ कहाँ पर ड्रेनेज देना है, इसका हमको विशेष ख्याल रखना पड़ेगा। तो चलिए इसके बारे में बहुत डेप्थ में पढ़ते हैं कि किसी एरिया में कितना कंस्ट्रक्शन हमें करना होता है, ठीक है। पार्कर इतना लेट मत आओ, आज हम फर्स्ट क्लास से आप लोग की कोशिश करो कि टाइम पर आओ, ठीक है। बिल्टअप एरिया, क्या बिल्टअप एरिया किसी भी चीज़, सपोज आपने 1000 मीटर स्क्वायर का प्लॉट ले लिया तो आपको क्या लग रहा है पूरे एरिया पर कंस्ट्रक्शन कर लोगे। अगर हम पूरे एरिया पर कंस्ट्रक्शन कर पाते तो आप जो सुनते हो कि इस पार्किंग में देखो यहाँ पर आप लोग लेट आते हो तो आपको रियलाइज़ हो रहा होगा कितना डिस्टर्ब होता है। देखो अब मुझे फिर से अलाउ करने के लिए जाना पड़ेगा, तो बार बार मुझे भी और आपको भी डिस्टर्ब होता है, इसलिए कोशिश करिए कि 10 बजे मतलब 10 बजे, ठीक है। चलिए, तो आप जब कभी भी कोई भी प्लॉट खरीदते हो तो आप ये सोचते हो ना कि यार ये वाला बिल्डर कितना अच्छा एमिनिटीज़ दे रहा है, ये तो गार्डन भी दे रहा है, ये स्विमिंग पूल भी दे रहा है, ये भी दे रहा है। आपको लगता है कि उसका खुद का ये मन करता है सब देने का? बिल्कुल नहीं करता है। बिल्डर्स नेवर वांट टू गिव यू दैट टाइप ऑफ एमिनिटीज़। वो चाहते हैं कि इतना ज़्यादा यूनिट बन जाए। यूनिट यानी जो अपार्टमेंट होता है उसको यूनिट बोलते हैं। यूनिट मतलब 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, जितने यूनिट बनेंगे उतना फ़ायदा होगा बिल्डर का। तो बिल्डर का मेन फोकस यूनिट्स पे होता है, बट उसकी मजबूरी है क्योंकि FSI का उसको ब्रेक है तो वो पूरे एरिया में कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकता है। तो बाकी खाली एरिया को अगर खुला छोड़ देगा तो आप खुद उस सोसाइटी को पसंद नहीं करोगे। तो मजबूरी में उसको गार्डन बनाना पड़ता है, स्विमिंग पूल बनाना पड़ता है, जिम का एक एरिया देना पड़ता है। ये सब वो मजबूरी में करता है, अदरवाइज़ तो उसका कितना बड़ा लॉस हो रहा है। तो ये लॉस उसका इसलिए गवर्नमेंट FSI क्यों इतना रखती है, जिससे कि वहाँ पर रहने वाले लोगों को थोड़ा सा कंफर्ट महसूस हो, ठीक है, और उनको लाइक इन्वायरमेंटल तरीके से हार्म वगैरह ना हो, इसलिए थोड़ी स्पेस चाहिए। अगर एकदम पास घर रहेगा, सबका पास रहेगा तो आपने स्टार्टिंग का पहला पेज देखा था, उस तरीके से बिल्डिंग्स हो जाएंगी। तो चलिए इसके बारे में समझते हैं। द FSI शैल बी 1, अगर FSI किसी जगह का 1 है, एज्यूम कर लीजिए मैक्सिमम जगहों का रहता है। द मैक्सिमम यूटिलाइजेशन अप टू 0.4 ऑन ग्राउंड फ्लोर, अगर अलाउ किया है कि ग्राउंड फ्लोर पर केवल 40% कंस्ट्रक्शन कर सकते हो। ऐसे जगह पर जहाँ पर FSI 1 है वहाँ पर अगर आपका प्लॉट का साइज़ 200 मीटर स्क्वायर है, कितना है प्लॉट का साइज़ 200 मीटर स्क्वायर है, तो आप केवल और केवल उस प्लॉट का 66.67% ही एरिया पर कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। और अगर आपके प्लॉट का साइज़ 201 मीटर स्क्वायर से 500 मीटर स्क्वायर तक का है
तो आप ये मत सोचो कि पूरे एरिया पर कर पाओगे, केवल 50% एरिया, जितना ज़्यादा उतना कम, ठीक है, 50% प्लॉट एरिया पर ही केवल कंस्ट्रक्शन कर पाओगे। हाँ, अगर 201 का 50% 100 आ रहा है तो गवर्नमेंट कहता है नहीं 133 तक कर लेना, मतलब 133 मीटर स्क्वायर तक आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हो। बाकी जो लगभग 70 के आसपास या बोलिए कि 67 मीटर स्क्वायर का एरिया छोड़ना पड़ेगा। अगर आपके प्लॉट का जो साइज़ है वो 501 मीटर स्क्वायर से 1000 मीटर स्क्वायर तक का है तो उसका 40% प्लॉट एरिया पे केवल कंस्ट्रक्शन आप कर सकते हैं। हाँ, 40% आपका 250 मीटर स्क्वायर से कम है तो फिर आप नो डाउट क्या बोलते हैं तो 250 मीटर स्क्वायर तक आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। अगर आपके प्लॉट का साइज़ किसी का भी कुछ भी डाउट रहेगा उसको जस्ट माइंड में स्टोर करके रखना, अभी डाउट्स पे पूरा डिस्कशन करेंगे आराम से। 1000 मीटर स्क्वायर तक का अगर आपका प्लॉट है उसका केवल 33.33% पे ही आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हो। बाकी पूरे एरिया में आपको एमिनिटीज़ वगैरह से कवर करना पड़ेगा और इसीलिए बिल्डर्स ढेर सारे आपको एमिनिटीज़ वगैरह प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। चलिए, दूसरी चीज़ है आपकी मार्जिन। क्या? मार्जिन। द ओपन स्पेस इनसाइड, अराउंड एंड अराउंड द बिल्डिंग्स, particularly residential type, have to provide to cater the building lighting and ventilation requirement, ठीक है। आपकी जो बिल्डिंग्स है उसके आसपास जगह होनी चाहिए, अगर जगह नहीं है तो वो क्या बोलते हैं सारे लाइक बिल्डिंग बाई लॉज का पूरा रूल ही यही है कि आपको कंफर्ट महसूस हो, आपको नॉइज़ की प्रॉब्लम ना हो, आपको सेफ्टी रहे, वो सब खत्म हो जाएगा अगर हम स्पेस सही नहीं देंगे। तो फ्रंट पे कितना स्पेस देना चाहिए, रियर पे कितना, साइड पर कितना, और इसको आपको बहुत डिटेल में चलिए देखते हैं, आपको एक एक करके पूरा क्लियर हो जाएगा। शायद कोई कुछ क्वेश्चन मैसेज किया हुआ है क्या? ठीक है, ओके। किसी का कुछ क्वेश्चन है तो आवाज़ नहीं आ रही है इनको तो आप लेफ़्ट करके फिर से आ जाओ, यही एक तरीका है, ठीक है। अजय, अगर आपको आवाज़ नहीं आ रही है तो लेफ़्ट करके फिर से आ जाओ। वहाँ पर माइक की परमिशन होती है, शायद जो लोग ऑन कर रहे हैं वो माइक की परमिशन नहीं दे रहे हैं, इसकी वजह से सब प्रॉब्लम होगा, ठीक है। अगर आपका जो प्लॉट है वो 300 मीटर स्क्वायर तक का है, ध्यान से देखिएगा, पूरा रूल पढ़ा रहा हूँ आपको, 300 मीटर स्क्वायर तक का प्लॉट है, कभी कन्फ्यूज़न ही नहीं होगा, ये स्पेस आप दिमाग में रख लो बस। क्या? अप टू 50 मीटर स्क्वायर तक का प्लॉट है तो आपके पास जगह बहुत कम है, तो गवर्नमेंट कहता है भाई ज़्यादा मत छोड़ो, क्योंकि आप छोड़ दोगे तो बचेगा क्या 50 मीटर स्क्वायर में, तो केवल और केवल फ्रंट पे 0.75 मीटर स्क्वायर छोड़ दो, बाकी पूरा एरिया को आप यूज करो। अच्छा, और अगर आपके प्लॉट का साइज़ 51 से 75 मीटर स्क्वायर तक है, मतलब आप थोड़े अमीर हैं, तो आप 1 मीटर और पीछे के साइड में 0.5 मीटर, पीछे 1 मीटर और आगे 1 मीटर छोड़ दीजिए, आप कंस्ट्रक्शन आराम से करिए। अगर आपके प्लॉट का साइज़ 76 से 100 मीटर स्क्वायर तक है तो आप 1.25 मीटर फ्रंट पे छोड़ दीजिए, 1 मीटर बैक में छोड़ दीजिए, साइड में छोड़ दीजिए 0.5 मीटर्स, ठीक है। और अगर आपके प्लॉट का साइज़ 101 से 200 तक एक्चुअली सिमिलर रहता है, 2 मीटर अगर आप फ्रंट छोड़ दीजिए, 2 मीटर बैक छोड़ दीजिए और साइड में छोड़ दीजिए 1.25 मीटर, ठीक है। और अगर आपका प्लॉट का साइज़ 201 से 300 मीटर स्क्वायर तक है तो आपको फ्रंट पे 3 मीटर छोड़ना पड़ेगा, रियर में आपको 2 छोड़ना पड़ेगा और साइड में छोड़ना पड़ेगा 1.5। ये नियम जगह मतलब स्पेस टू स्पेस पे मैटर करता है, कुछ जगहों पे ये नियम चेंज भी रह सकता है, ठीक है। ये ऐसी जगहों की बात कर रहा हूँ जहाँ की एफएसआई अप्रॉक्स 1 है, ठीक है। तो डाटा चेंज होगा। आप किसी भी कंपनी को किसी भी कॉर्पोरेशन का जानना चाहते हैं उसके वेबसाइट पर चले जाइए, बाईलॉज सभी वेबसाइट से डाउनलोड करके देख सकते हैं, हर वेबसाइट पर बाईलॉज हमेशा रहता है। आपने बोला सर 300 मीटर स्क्वायर से ज़्यादा का प्लॉट है मेरा, तब तो नियम चेंज होगा, यस चेंज होगा। अगर 300 मीटर स्क्वायर से ज़्यादा है तो फिर आपको देखना चाहिए सामने रोड कितनी बड़ी है। आपके घर के सामने जो रोड है वो 12 मीटर तक की है, तो सिंपल 3 मीटर ही छूटेगा 300 मीटर स्क्वायर के ऊपर है तो भी। लेकिन आपके घर के सामने अगर 12 से 18 मीटर का घर है तो फिर आपको 4 मीटर स्पेस छोड़ना पड़ेगा फ्रंट पे। और अगर आपके घर के बाहर 18 मीटर से ज़्यादा या 18 मीटर का रोड है तो आपको 4.5 मीटर स्पेस छोड़ना पड़ेगा फ्रंट पे। और मिनिमम रियर सेटबैक आपको देना पड़ेगा 3 मीटर्स। कितना रियर में, पीछे की तरफ कितना, 3 मीटर्स आपको छोड़ना पड़ेगा। मिनिमम साइड बैक कितना छोड़ना पड़ेगा, साइड छोड़ना पड़ेगा आपको इस नियम के अनुसार। नियम है कि अगर 301 से 670 मीटर स्क्वायर तक का प्लॉट है तो 1.5 मीटर आप छोड़ दीजिए साइड में, या फिर अगर आप 1.5 मीटर के नियम को नहीं फॉलो करना चाहते हैं तो 0.25 ऑफ द बिल्डिंग हाइट, जो बिल्डिंग हाइट है उसका 0.25 मल्टीप्लाई करके उतना स्पेस छोड़। आपने बोला सर मेरे प्लॉट का साइज 670 मीटर स्क्वायर से भी ज़्यादा है
तो उस केस में आप 3 मीटर केवल फ्रंट साइड में छोड़िए। आपने बोला सर 3 मीटर का रूल मैं नहीं फॉलो करना चाहता हूँ, तो फिर आप 0.25% ऑफ द बिल्डिंग, मतलब 0.25 को हाइट से मल्टीप्लाई कर दो, जितना आ रहा है उतना छोड़ूंगा, जो कि जनरली 3 मीटर के आसपास ही आएगा। तो ये थंब रूल्स हैं अगर आपका बिल्डिंग जो है 300 मीटर स्क्वायर से ज़्यादा बड़ा है तो। अब एक जगह और होती है जहाँ पर आपको डिसाइड करना पड़ता है कि इसकी हाइट कितनी रखनी है, बिल्डिंग की हाइट कितनी रखनी है। तो हाइट डिसाइड होती है रोड के साइज पे, रेसिडेंशियल बिल्डिंग की बात कर रहा हूँ, ठीक है, रोड के साइज पे। कैसे? हाइट ऑफ द बिल्डिंग्स अकॉर्डिंग टू द विड्थ ऑफ द स्ट्रीट। आपके घर के सामने रोड कितना छूटा हुआ है उस पर डिपेंड करता है कि आपके घर के की हाइट आप कितना रख सकते हैं। सपोज आपके घर के सामने 20 मीटर की रोड है, कितने मीटर की रोड है? 20 मीटर की है, तो उसका 1.5 टाइम्स यानी 30 मीटर तक की हाइट की आप बिल्डिंग्स बना सकते हो एज पर लॉ, उस जगह पर जहाँ की FSI 1 है, ठीक है। और बिल्डिंग इन विन सिटीज ऑफ एरोड्रोम्स एंड मैक्सिमम हाइट ऑफ द एयर, मतलब एरोड्रोम्स इन द सेंस जहाँ पर सिविल एविएशन अथॉरिटी, सिविल एरियाज है जहाँ पर एयरफोर्स वाले रहते हैं, या फिर जहाँ पर एयरपोर्ट है जहाँ पर 12 फ्लाइट्स का आना जाना है, ऐसे जगहों पे आप केवल और केवल 3 फ्लोर यानी 10 मीटर तक ही जा सकते हो, उससे ज़्यादा आपको हाइट अलाउ नहीं होता है। आपने एक शहर का नाम सुना होगा, दैट इज चंडीगढ़। चंडीगढ़ का जो एयरपोर्ट है उस सिटी के बीच में है, तो वहाँ पर स्ट्रिक्टली रूल है कि आप केवल और केवल 10 मीटर तक की ही बिल्डिंग बना सकते हैं। जैसे इस चंडीगढ़ का बॉर्डर क्रॉस करते हैं आप जीरकपुर वगैरह लोकेशन में आते हैं, बनाइए 20-25 फ्लोर, बट वहाँ पर एयरपोर्ट है। अभी मैं प्रयागराज से हूँ तो प्रयागराज में ही एयरपोर्ट है, तो उस पूरे एरिया में केवल और केवल 3 फ्लोर की ही बिल्डिंग्स अलाउ हैं, ठीक है। ऐसे ही कुछ थोड़े बहुत एरिया पुणे में भी है, बट पुणे में सिविल एविएशन एरिया थोड़ा कम है, तो इसलिए वहाँ पर थोड़ा कम है। बट जनरली जहाँ पर भी एयरपोर्ट पास में रहेगा या फिर एयरफोर्स की ट्रेनिंग वगैरह रहती है, तो वहाँ पर आपको हाइट बिल्डिंग्स का पहले से बता दिया जाता है कि आपका ये यहाँ पर हाइट आप जनरली इतना रखते हैं। इसको फ्री होल्ड प्लॉट नहीं बोलते उसको। फ्री होल्ड मतलब आप ये नहीं डिसाइड कर सकते कि पूरा आप कितना चले जाओगे, आप इतना ही जा सकते हो, वो आपका फिक्स रहेगा। द हाइट, आपने बोला कि सर मैंने अपने घर के ऊपर एक छोटा सा रूम बनाया है, स्टोर रूम, छत के ऊपर 3 फ्लोर के ऊपर, तो क्या वो 4 फ्लोर का हो गया? नहीं। द हाइट शैल नॉट बी इंक्लूडेड इज इरेक्टेड 1/3 ऑफ द रूफ एरिया। अगर आपका जो रूम का साइज़ है और पूरा ऊपर के फ्लोर का साइज़ 1000 स्क्वायर फीट है और आप उसमें से 30% या बोल दीजिए 33% तक अगर आप कंस्ट्रक्शन किए हैं, तो वो आपके हाइट में इंक्लूड नहीं होगा। जैसे कि रूफ टैंक बना दिया आपने, हाइट में नहीं आएगा वो। सपोर्ट के लिए कुछ लगा दिया, वेंटिलेशन के लिए कुछ लगा दिया, लिफ्ट का रूम बना दिया, रूफ स्ट्रक्चर बना दिया, पेंट हाउस बना दिया, ऐसे कुछ भी करते हो तो वो आपकी हाइट में कंसीडर नहीं होगा जब तक कि 1/3 एरिया को क्रॉस नहीं करोगे। आपने 3rd फ्लोर पे 50% से ज़्यादा कंस्ट्रक्शन कर दिया, फिर 33% से ज़्यादा कंस्ट्रक्शन कर दिया, तब वो 4th फ्लोर कैलकुलेट होगा, ठीक है जी। तो आपको हाइट भी होप सो क्लियर हो गया होगा आपके माइंड में रिलेटेड टू रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स। आपको पता है GL to PL जो हाइट होती है, आपने कॉलेज में ही पढ़ा होगा, वो जो एक फिक्स हाइट होती है 1.5 फीट यानी 450 mm। बट ऐसे कुछ एरियाज होते हैं जहाँ पर ड्रेनेज का प्रॉब्लम होता है, ऐसे एरिया में आपको GL to PL 600 mm का कम से कम स्पेस देना चाहिए। और ऐसे एरिया जहाँ पर वाटर लॉक सॉइल हो, जो ब्लैक वाटर सॉइल वगैरह होती है, वहाँ पर पानी इसमें धंस जाती है चीज़ें, तो वहाँ पर थोड़ी सी GL to PL हाइट और ज़्यादा रखनी पड़ती है, 900 mm आप मिनिमम रखना पड़ता है वहाँ पर। ये सभी बात हो रही है मिनिमम की, ठीक है। आप मैक्सिमम एज पर रिक्वायरमेंट बिल्कुल चेंज कर सकते हैं, आप उसके लिए आज़ाद हैं। बायलॉज हमेशा मिनिमम की बात करता है। एक इंसान के जीवित रहने के लिए 2 रोटी 2 चपाती सफिशिएंट है, तो ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। मैक्सिमम वो खाए जितनी बॉडी बनानी है, ठीक है, वैसे चपाती से आई थिंक बॉडी ज़्यादा बनती नहीं है। मिनिमम साइज ऑफ द डिफरेंट रूम्स आपको दिया गया कि एक प्लान बनाइए बढ़िया सा, आगे आप बनाने वाले 1-2 दिन में। उस प्लान के लिए साइज़ आपको दे दिया गया कि भाई इतना साइज़ आपको रखना है, आपको दे दिया गया कि ये रिक्वायरमेंट है। तो बेडरूम के लिए, लिविंग रूम के लिए, स्टडी रूम के लिए मैंने बोल दिया आपको एक बनाना है, तो उसका मिनिमम साइज़ कितना रखेंगे? 9.5 मीटर स्क्वायर रखेंगे। अब आपके दिमाग में आएगा सर 9.5 मीटर स्क्वायर है तो क्या 1 मीटर बाई 9.5 मीटर स्क्वायर कर दे तो भी तो 9.5 आया? नहीं, एक तरफ फिक्स रहता है 2.4 मीटर, अब जो बचा दूसरे तरफ दे दो आप, ठीक है। तो दूसरे तरफ अप्रॉक्स 4 मीटर देना पड़ेगा, तब जाकर 2.4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9.5 आएगा।
तो 2.5 मीटर 2.4 मीटर मिनिमम एक साइड फिक्स रहेगा, दूसरे साइड आपका फ्री है, जितना चाहो कर लीजिएगा। 2.4 मीटर से कम आपका कोई भी रूम का साइज नहीं होना चाहिए। 2.4 मतलब हो गया लगभग 9 फीट के आसपास हो गया, ठीक है, इतना आपका स्पेस होना ही होना चाहिए। 8 फीट के आसपास आया, इतना एक साइड एक तरफ फिक्स होना ही होना चाहिए। और हाइट जो है वो 2.75 मीटर के आसपास होना ही होना चाहिए, उससे कम नहीं होनी चाहिए, उससे ज़्यादा रहेगा तो चलेगा। किचन का जो साइज़ है वो रहना चाहिए 5 मीटर स्क्वायर। कितना रहना चाहिए? 5 मीटर स्क्वायर। अब देखो आपको किचन मैंने बोला बनाने के लिए, आपके दिमाग में आ गया है कि 5 मीटर स्क्वायर तक हम कर सकते हैं, तो आप आराम से उसको 5 मीटर स्क्वायर तक के लिए बना सकते हैं। और उसका एक साइड फिक्स रहेगा, कितना? 1.4 मीटर, मतलब लगभग 4 फीट के 5 फीट के आसपास आ जाएगा। अब 5 फीट फिक्स है तो इनफ स्पेस है खड़े होने के लिए, वहाँ पर किचन वगैरह पे काम करने के लिए। और उसका हाइट जो है वो 2.75 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। बाथरूम की बात करें तो बाथरूम का मिनिमम साइज़ होना चाहिए। अब ये साइज़ इतने इंपॉर्टेंट है, जब आप कंस्ट्रक्शन करोगे, जो प्लानिंग करोगे, बहुत हेल्प करेंगे आपको, एकदम दिमाग में बैठा लो। बेडरूम का 9.5 मीटर स्क्वायर, किचन का 5 मीटर स्क्वायर, बाथरूम का 1.5 मीटर स्क्वायर, बट केवल बाथरूम होगा तो। अगर वो लेट एंड बाथ दोनों मिक्स है, ठीक है, तो उस केस में 2.8 मीटर स्क्वायर मिनिमम साइज होना चाहिए, जिसका एक साइड फिक्स होना चाहिए 1.2 मीटर्स यानी 4 फीट, ठीक है। तो इससे कम रहेगा तो क्या बोलते हैं, ऑफकोर्स उसको एक्सेस करने में टफ यानी प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। तो ये हो गया किचन, बाथरूम, बेडरूम क्लियर हो गया। अब क्या बचा? स्टोर रूम। स्टोर रूम के लिए कोई खास नियम नहीं है, मिनिमम एरिया बस 3 मीटर स्क्वायर होना चाहिए। आप 1 मीटर बाई 3 मीटर कर लो, 1.5 मीटर बाई 1.5 मीटर कर लो, आपकी मर्जी है। गैरेज के लिए नियम है, आप कार पार्किंग वगैरह देना चाह रहे हो तो उसके लिए नियम है कि आप 12.5 मीटर स्क्वायर का स्पेस दीजिए, जिससे कि आप फ्रंट पे 3 ले लीजिए, बैक में 6 मीटर ले लीजिए। बड़ी से बड़ी गाड़ियाँ भी होंगी तो आराम से पार्क हो जाएंगी। अब ट्रक पार्क करने के लिए मत बोलना, क्योंकि ट्रक कॉमर्शियल में आ जाता है। मैं बात कर रहा हूँ जो व्हीकल्स आप डेली बेसिस पे यूज करते हो। नॉट लेस देन 2.4 मीटर्स, ठीक है, 2.4 मीटर से कम हाइट इनकी दोनों की नहीं देनी चाहिए। और 2.2 मीटर स्टोर रूम की, 2.4 इसकी। हाँ, बाथरूम की हाइट थोड़ी सी कम रख सकते हो, 2.1 मीटर रख सकते हो बाथरूम की हाइट। बात करें अगर स्टेयर केस का, तो स्टेयर केस का जो मिनिमम विड्थ होता है वो 0.9 मीटर यानी 3 फीट होना चाहिए। और उसका क्लियर हेडरूम का साइज़ 2.2 मीटर्स होना चाहिए। उसका जो विड्थ है थ्रेड का, वो थ्रेड यानी जिसके ऊपर आप पैर रखते हो, उसका कम से कम 250 mm होना चाहिए। और राइजर जो होता है मिनिमम आप जितना रख दीजिए अच्छा रहेगा, बट 6 इंच मिनिमम यानी 150 mm मिनिमम रखते हैं, मैक्सिमम रखते हैं 190 mm। 190 mm से ज़्यादा आपने रख दिया तो फिर हो गया वो सीढ़ी ऐसी बड़ी हो जाएगी कि एक बार अगर आप चढ़ गए सीढ़ी तो हालत ख़राब हो जाएगी। तो ये कुछ एरिया स्पेसिफिकेशंस है, ठीक है। इसका एक प्लॉट भी यहाँ पर दे रखा है, आप यहाँ से रटिए चाहे वहाँ से रटिए, बात एक ही है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा बेसमेंट के बारे में, ठीक है। थोड़ा बेसमेंट पढ़ेंगे और बेसमेंट के बाद मेज़ेनियन फ्लोर पढ़ेंगे और एक कंपाउंड वॉल, 3 कॉन्सेप्ट और पढ़ने हमें। जिसमें कि बेसमेंट की अगर बात करें तो बेसमेंट के लिए नियम क्या है आपके? तो बेसमेंट शैल नॉट बी यूज फॉर रेसिडेंशियल पर्पस। बेसमेंट में आपको कभी भी रहने के लिए नहीं बनाना चाहिए। जो भी अपार्टमेंट वगैरह आपके बनते हैं, देखा होगा आपने बेसमेंट में, बेसमेंट एक्चुअली जनरली पार्किंग के लिए होता है। द बेसमेंट टू बी कंस्ट्रक्टेड विद इन द प्रिस्क्राइब्ड सेटबैक। बेसमेंट के लिए जो नियम है उतना आपको जगह छोड़ के तब बनाना चाहिए। बिल्डिंग लाइन्स एंड द सब्जेक्टेड द मैक्सिमम एंट्रेंस फ्लोर मे बी पुट ओनली द फॉलोइंग यूजेस। किसके लिए यूज कर सकते हैं बेसमेंट को? स्टोरेज ऑफ हाउस होल्ड, आप स्टोर कर सकते हो चीज़ों को, उसके लिए आप यूज़ कर लीजिए। स्टोर रूम्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, कुछ ऐसे बैंक सेलर्स वगैरह को छोटे छोटे रेंटेड कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा आप क्या बोलते हैं, कुछ लोग ऐप में मैसेज कर रहे हैं यार, यहाँ से कुछ तो लग रहा है क्लास यहाँ है क्या यार? ओके ओके, कुछ लोग यहाँ पर वेट कर रहे हैं। ऐप में नहीं आना है, व्हाट्सएप गूगल मीट पर आना है यार। कोई भी अगर हो सके तो यहाँ पर व्हाट्सएप एक लिंक दे देना, वैसे दिया है किसी ने, लिंक दे देना तो इजी हो जाएगा, उसके साथ ग्रुप में ऐड होगा, मे बी शायद मिस हो गया है, ठीक है। स्टोरेज ऑफ हाउस होल्ड, आप स्टोर के लिए दे सकते हैं, स्टोर रूम्स के लिए दे सकते हैं, पार्किंग के लिए दे सकते हैं अपने स्पेस को। पार्किंग तो एक्चुअली मेन तरीका ही होता है। और एयर कंडीशनिंग, जो आप बड़े बड़े डक्टिंग वगैरह होते हैं, एसी वगैरह के जो पार्ट्स होते हैं, उन सबको सेट करने के लिए बेसमेंट्स को यूज करते हैं, ठीक है जी। तो ये रहा बेसमेंट का आपका एक जनरल यूज। इसके अलावा
बेसमेंट का और भी यूज होते हैं, स्टैंडर्ड्स होते हैं, फॉलो करना चाहिए आपको। जैसे कि द हाइट ऑफ द बेसमेंट फ्रॉम द फ्लोर टू द अंडर साइड ऑफ द रूफ स्लैब, अंदर की जो स्पेसिंग्स होनी चाहिए आपके बेसमेंट की मिनिमम 2.4 मीटर होनी चाहिए। क्यों? मान लीजिए आपके पास बड़ी व्हीकल है, ठीक है, ब्रेक वगैरह मार रहे हैं, ब्रेकर वगैरह बनाया हुआ है, तो कहीं रूफ से टच नहीं होना चाहिए, इसलिए इतनी हाइट आपको लेके चलनी चाहिए। और दूसरी चीज़, आप कोई पाइप लेके जा रहे हो डक्टिंग की, कोई इलेक्ट्रिसिटी की पाइप लेके जा रहे हो, फायर फाइटिंग की पाइप लेके जा रहे हो, हाइट कम है, तो सीधी बात है कि अगर आपकी हाइट कम है तो समस्या हो सकती है, वो आपके सिर पर टच होगा, तरह तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती है। द हाइट ऑफ द सीलिंग्स मे बी सीलिंग्स ऑफ द एनी बेसमेंट में अगर कोई सीलिंग बना रहे हो, फॉल सीलिंग वगैरह, तो उसको आप कोशिश करिए कि 0.9 मीटर या फिर 1.2 मीटर से ज़्यादा उसका नीचे मत करिए, अदरवाइज़ क्या होगा, नीचे से जाने में दिक्कत होगी उसके अंदर। तो इतना आपको कम से कम फॉल सीलिंग अगर बना रहे हो बेसमेंट में, तो इतना आपको स्पेस छोड़ना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा 1.2 मीटर का आप फॉल सीलिंग बनाइए। जहाँ पर डक्टिंग वगैरह करते हैं वहाँ पर फॉल सीलिंग लोग प्रीफर करते हैं, इससे ज़्यादा नहीं, और वैसे करते हैं 0.9 मीटर का ही। एडुकेट अरेंजमेंट सेल बी मेड सच एज सरफेस ड्रेनेज डज नॉट इंटर इन द बेसमेंट, ठीक है। कोशिश करो और ध्यान से देखो कि सरफेस का जो ड्रेनेज है पानी वगैरह का है, पता चला बारिश हो रही है, अब सारा पानी क्योंकि ग्राउंड लेवल पे बना हुआ है वो, तो सारा पानी अंदर आ रहा है, नहीं, उसके लिए प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम्स आपके पास होना चाहिए, ठीक है। नॉट इंटर इन द बेसमेंट, और उसके अलावा द वॉल एंड फ्लोर ऑफ द बेसमेंट शैल बी वाटर टाइट, आपका जो बेसमेंट है वो वाटर प्रूफ होना चाहिए। द एक्सेस वाटर प्रूफ मतलब वाटर प्रूफिंग करवाते हैं लोग बेसमेंट को और बेसमेंट के फ्लोर को पूरे, और वहाँ की वॉल्स को भी। The access to the basement shall be separate from the main and alternative staircase, providing access and exit of the higher floor. अगर ज़्यादा बिल्डिंग्स में आपके फ्लोर हैं तो एक सेपरेट आपके पास स्टेयरकेस होना चाहिए, जो कि इमरजेंसी के लिए यूज़ करेंगे, और जनरल आप रूप से आप लिफ्ट यूज करते हो, बट इमरजेंसी के लिए आपके पास एक स्टेयरकेस कॉर्नर पे ज़रूर होना चाहिए, जिसका एग्जिट जो होना चाहिए वो आपका बेसमेंट में होना चाहिए। तो दीज आर दी सम रूल्स फॉर बेसमेंट। अब थोड़ा सा रूल बचा हुआ है कंपाउंड वॉल के लिए, जैसे कि एक्सेप्ट द स्पेशल परमिशन ऑफ द मैक्सिमम हाइट ऑफ द कंपाउंड वॉल शैल बी 1.5 मीटर अबव द सेंटर लाइन ऑफ द फ्रंट स्ट्रीट। जो आपका फ्रंट पे जो प्लिंथ लेवल है वहाँ से आप केवल 1.5 मीटर का पार्किंग कर सकते हैं। 1.5 मीटर से ज़्यादा का पार्किंग कंपाउंड वॉल बना सकते हैं, उससे ज़्यादा का कंपाउंड वॉल नहीं बना सकते। ऊपर लिखा हुआ है स्पेशल परमिशन। कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जिनको सेफ्टी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ सकती है, जैसे कि जो यस कंपाउंड वॉल क्या होती है? कंपाउंड वॉल जो घर के बाहर बाउंड्री होती है, ठीक है, चलेगा। तो जो जैसे कि अभी अमिताभ बच्चन है, तो अमिताभ बच्चन को क्या करना पड़ेगा, उनको स्पेशल परमिशन देना पड़ेगा, ठीक है। क्यों परमिशन देना पड़ेगा? स्वाभाविक सी बात है कि अब उनके घर के बाहर अगर 1.5 मीटर की बाउंड्री है, पता नहीं कितने लोग होंगे जो चढ़ के वो वापस अंदर चले जाएंगे एज अ फैन, ठीक है, प्रॉब्लम हो सकती है। सेम ऐसे ही कुछ ऐसे लीडर्स हो सकते हैं जो बहुत अच्छे लेवल पे हैं, तो उनके साथ भी सेफ्टी की प्रॉब्लम्स हो सकती है। ऐसे केस में उनको क्या बोलते हैं 2.4 मीटर का एक्चुअली दे देते हैं, कभी कभी उससे ज़्यादा भी देते हैं, एज़ पर रिक्वायरमेंट हाइट उनको अलाउ होता है, ठीक है। इट इज़ परमिटेड 2.4 मीटर व्हेन द टॉप ऑफ ओपन 0.9 मीटर ऑफ द ओपन टाइप कंस्ट्रक्शन। आपका पूरा घर जो खुला हुआ है, मतलब बंगलो टाइप का पूरा स्ट्रक्चर है, तो वैसे स्ट्रक्चर्स में ज़्यादातर आपको 2.4 मीटर का परमिशन देते हैं, और 2.4 मीटर पर्याप्त हो जाता है सेफ्टी के पर्पज से। उसके ऊपर भी वो रेलिंग वगैरह लोग यूज कर लेते हैं। इन कॉर्नर प्लॉट सबसे बड़ी चीज़ होती है कॉर्नर पे, इट इज़ रिस्ट्रिक्टेड 0.75 मीटर, मतलब केवल 750 mm ही कॉर्नर पे आपको कंपाउंड वॉल बनाना चाहिए। फॉर द लेंथ ऑफ 10 मीटर, ध्यान से समझिए, 10 मीटर ऑन साइड ऑफ द फ्रंट स्ट्रीट इंटरसेक्शंस, ठीक है। आप 10 मीटर तक केवल 0.75 मीटर का ही स्पेस पे कंपाउंड वॉल बना सकते हैं। अब 10 मीटर में पर्याप्त हो जाता है, उधर से कौन आ रहा है इधर से कौन आ रहा है दिख जाता है, लोग लड़ते नहीं। कल मैं डिस्कस कर रहा था ना कि बचपन में साइकिल उड़ के जाते थे और बगल से अंधा मोड़ बोलते थे, उधर से कोई बाइक लेके आ रहा है फट से लड़ जाते थे। तो क्योंकि उधर से कौन आ रहा है दिख ही नहीं रहा है, कॉर्नर पर पूरा घर बना हुआ है, तो ऐसे को वो एक्चुअली इलीगल है, बट लोग कर रहे हैं, नहीं करना चाहिए। द बैलेंस हाइट ऑफ द 0.75 मे बी मेड ऑफ थ्रो रेलिंग्स एंड डिज़ाइन टू बी अप्रूव्ड बाय अथॉरिटी। 1.5 मीटर कर सकते हो, बट उसके लिए 0.75 तो आपको वॉल बनाना पड़ेगा, उसके ऊपर रेलिंग्स बना लीजिए, बट ध्यान रखिए कि वो रेलिंग्स ऐसी होनी चाहिए जो अथॉरिटी अप्रूव करे, मतलब उसको एक तरफ से दूसरी तरफ प्रॉपर आप देख सकें। अब रेलिंग ऐसी वाली बना दी कि इधर से उधर दिखे ना, फिर गड़बड़ है। अब आपका है लास्ट पार्ट, दैट इज मेज़ेनियन फ्लोर।
मेजनियन फ्लोर क्या है? मिनिमम हाइट ऑफ द मेजनियन फ्लोर शैल बी 2.2 मीटर्स। द मिनिमम साइज ऑफ द अब सोचोगे सर मेजनियन फ्लोर होता क्या है, तो पहले दिखा दूं आपको मेजनियन फ्लोर तो अच्छा रहेगा। देखिए ठीक है, ये होता है मेजनियन फ्लोर। मेजनियन फ्लोर मतलब ऊपर वाले स्लैब के नीचे एक एक्स्ट्रा स्लैब डाल दिया जाता है मिडिल में, जिसको आप यूज़ कर सकते हो। ये उन बिल्डिंग्स में जिनकी बिल्डिंग्स की हाइट थोड़ी ज़्यादा रखते हैं लोग, वो लोग मेजनियन फ्लोर को बनाते हैं। स्पेस को बचत करने का भी एक अच्छा तरीका हो सकता है, डिजाइन पर्पज से भी लोग बनाते हैं। स्टील स्ट्रक्चर में भी लोग काफ़ी ज़्यादा यूज करते हैं फॉर स्टोरेज एंड एवरीथिंग। इस मेजनियन फ्लोर के लिए क्या स्टैंडर्ड है? इसका स्टैंडर्ड है कि इसका मिनिमम जो हाइट है वो 2.2 मीटर होना चाहिए, जिससे कि किसी की हाइट वगैरह ज़्यादा है तो उसको दिक्कत ना जाए। द साइज ऑफ द मेजनियन फ्लोर इफ इट इज़ यूज टू एज अ लिविंग रूम सेल नॉट लेस देन 9.5 मीटर स्क्वायर। अगर वो मेजनियन फ्लोर बना रहे हैं ऊपर लिविंग रूम बनाने के लिए, तो उसका मिनिमम साइज होना चाहिए 9.5 मीटर स्क्वायर। द एग्रीगेट एरिया ऑफ द सच मेजनियन फ्लोर of the building shall be case exceed 1/3 of the plinth area of the buildings। ठीक है, जितना प्लिंथ एरिया है उसका 1/3 से ज़्यादा एरिया में मेजनियन फ्लोर नहीं होना चाहिए, बस उतना ही हो, मतलब 33.33% ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो दिस इज़ द कंडीशन फॉर द मेजनियन फ्लोर। दैट्स इट अबाउट शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑफ बिल्डिंग बाय लॉ। दिस इज शॉर्ट। अब लोग सब लॉन्ग क्या होगा? लॉन्ग के लिए आपको एक बुक दे रहा हूँ, जिस बुक को आप घर पे बैठ के ठीक है पढ़ने का प्रयास करिएगा। ठीक है, आई थिंक वो बुक बाहर है। दिस इज़ द बुक। इसी बुक का हमने शॉर्ट कर दिया, क्योंकि जिससे आपको इंटरव्यू के लिए जितना है वो सफिशिएंट है। बट आपको ज़रूरत है कि नहीं सर मेरे को बड़ा मज़ा आ रहा है बिल्डिंग बाय लॉ में, तो हम मना कहाँ कर रहे हैं, आप पढ़ो, इसको ले लीजिए। देखिए, टाउन प्लानिंग अथॉरिटी प्लानिंग ऑर्गेनाइज मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट। ठीक है, ये बाईलॉज है। ठीक है, आप बाईलॉज को देख लीजिए, और यहाँ पर पूरा बाईलॉज का एकदम नियम दिया हुआ है एक एक करके। ठीक है, किसने अप्रूव किया है इसको वो भी आप देख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, और उसके बाद ये सारे कुछ देखे यहाँ पर देखिए, स्टेट की परमिशंस भी होती है। ठीक है, परमिशन लेने के बाद ये देखिए हम लिखा है ना, चेयरमैन दिल्ली अर्बन आर्ट कमीशन न्यू दिल्ली, तो ये दिल्ली के लिए रूल्स है, उसका पीडीएफ ने लिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आएंगे आप, तो यहाँ पर आपको पूरा का पूरा डिटेल में पूरा का मिलेगा। ये लगभग ये 200 पेज के आसपास पूरा पीपीटी है। साइन कैसे करवाते हैं बिल्डिंग के लिए, नोटिस क्या होता है, और उसके बाद नोटिस ऑफ कंप्लीशन कैसे देते हैं, अप्रूवल कैसे लेते हैं ड्राइंग्स का, एजुकेशन बिल्डिंग के लिए क्या क्या देखना पड़ता है, सिक्योरिटी सर्विसेज के लिए क्या क्या देखना पड़ता है, फार्म हाउस के लिए क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, और प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ जैसे ऑफिस वगैरह बना रहे हैं तो उसके लिए क्या है, हैबिटेबल रूम के लिए क्या है, चिमनी के लिए क्या है, मीटर रूम के लिए क्या है। ये बहुत बड़ा है। ठीक है, आप बोलो सर पूरा पढ़ा दीजिए, पूरा पढ़ोगे तो आप खुद ही बोर हो जाओगे। बेहतर है कि खुद से पढ़ो पूरा। कुछ ना समझ में आए तो आई एम विथ यू एनी टाइम यू कैन आस्क, पर ऐसा कुछ है ही नहीं कि जो आपको समझ में ना आए। लगभग ये 200 पेज के आसपास है, 150 पेज के आसपास है। ठीक है, ये पूरा 245 पेज का है। आप पढ़िए, अगर आपको लगता है कि सर ये टॉपिक नहीं समझ आया तो आई विल हेल्प यू। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट बिल्डिंग बाय लॉ। होप आपको एक नई इन्फॉर्मेशन मिली होगी इन द फॉर्म ऑफ बिल्डिंग बाय लॉ। ठीक है, हम लोगों ने अभी तक में क्या क्या पढ़ा, बिल्डिंग बाय लॉ पढ़ा। ठीक है, और रेरा के रूल्स पढ़े। ठीक है, और उसके बाद हम लोगों ने ऑटोकैड का इंट्रोडक्शन पढ़ा। तो ये देखो कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें आपके दिमाग में ऐड हो रही हैं। ऐसे ऐड होते होते और टॉपिक्स का पूरा भंडार हो जाएगा। और जब आप युद्ध के लिए निकलोगे, मैं हमेशा इंटरव्यू को युद्ध बोलता हूँ, युद्ध के लिए निकलोगे तो आपके पास शस्त्रों की कमी नहीं होगी। ये सब शस्त्र हैं। सामने वाला क्वेश्चन पूछेगा, मतलब प्रहार करेगा आपके ऊपर। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछेगा, व्हाट इज़ बिल्डिंग बाय लॉ। आपके यान में वो सारे शस्त्र हैं जो आपको ज़रूरत पड़ेंगे, फटाफट निकाला और बता दिया। तो क्या होगा, धीरे धीरे आप उसको विन करते चले जाओगे। और सॉफ्टवेयर स्किल्स तो रहेगी। ये टॉपिक्स आपको बात करने के लिए आपको हेल्प बहुत करेंगे। यस सर, बाजी वांट टू से समथिंग? यस सर। यस, बोलो सर। मैं बोल रहा था सर कि अगर वो बीआई में जॉब के लिए जिसका बैकग्राउंड रहेगा उसके अकॉर्डिंग जॉब मिलता है, या फिर जो किसी को भी कौन सा डिजिग्नेशन दे सकते हैं। जैसे कि मेरा बैकग्राउंड सिविल पे है, तो मुझे क्या रैबिट मॉडलर का जॉब मिल सकता है? यस, बैकग्राउंड पर रहता है। ठीक है, पहला जॉब रैबिट मॉडलर का ही मिलेगा। रैबिट आर्किटेक्चर मॉडलर पे सर? नहीं, ये डिसाइड नहीं किया जाता कि रैबिट आर्किटेक्चर पे। मॉडुलर कुछ भी कर सकता है, मॉडलिंग का काम। ठीक है, वो स्ट्रक्चरल मॉडलिंग भी कर सकता है और आर्टिफिशियल मॉडलिंग भी कर सकता है, एज पर कंपनी रिक्वायरमेंट।
बैकग्राउंड से कुछ इफेक्ट पड़ता है सर डिजिग्नेशन पर? बैकग्राउंड इन द सेंस किस तरह की बैकग्राउंड की बात कर रहे हो? जैसे सिविल हो गया, आर्किटेक्चर हो गया, नहीं, इलेक्ट्रिकल हो गया। आर्किटेक्ट का सिंपल सब, इलेक्ट्रिक में क्यों जाओगे तुम? वो तो ऑफकोर्स फर्क पड़ेगा ना, इलेक्ट्रिक वाला मॉडलिंग थोड़ी करेगा। नहीं सर, ठीक है, जैसे कि आप पढ़ाइएगा ना, एमईपी पढ़ाइएगा आप। हाँ। एमईपी हम इसलिए पढ़ाएंगे, एमईपी हम आपको एमईपी इंजीनियर बनाने के लिए नहीं पढ़ाएंगे। एमईपी इंजीनियर बनना एक अलग पूरा ट्रैफिक है, ठीक है। मैंने इसीलिए किसी भी मैकेनिकल वाले को मैं ऐड नहीं किया, क्यों? क्योंकि एक्चुअली उसका प्रोसेस क्या है? प्रोसेस है, पहले आपको HVAC आना चाहिए, हीट वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग आनी चाहिए। HVAC के पीछे एक सब्जेक्ट होता है थर्मोडायनेमिक्स, वो आना चाहिए, तब आप एक्चुअली में एमईपी इंजीनियर बनते हो। वो अलग प्रोफाइल है, हम उसमें क्यों जाएं? तो आप बोलोगे सर फिर हम लोग रेबिट एमईपी क्यों पढ़ रहे हैं? तो ये हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं कि जब हम लोग अपने मॉडल को अंजाम दे रहे हैं, स्ट्रक्चर डिटेलिंग कर रहे हैं, मॉडलिंग कर रहे हैं, तो हमें ये आइडिया रहे कि अच्छा डक्टिंग क्या होती है, अच्छा प्लम्बिंग के लिए कितना वायर की अप्रॉक्स रिक्वायरमेंट होगी, जिससे कि हमारे मॉडल में क्लैशिंग कम हो, मतलब प्रॉब्लम्स कम हो। इसके लिए अगर आपको उसका नॉलेज है तो उससे क्या होगा, नॉलेज से आपको क्या होगा कि आप गलत नहीं बनाओगे अपने मॉडल्स को। इसके लिए उसको जानना है बस। आप एमईपी इंजीनियर नहीं बनोगे, आपको बनाएंगे भी नहीं वो, ठीक है। हाँ, किसी कंपनी में कोई है ही नहीं तो आपको बोल दिया तो अलग बात है, अदरवाइज आपकी प्रोफाइल बीम मॉडुलर, बीम इंजीनियर, बीम कोऑर्डिनेटर, बीम डिज़ाइनर, यही प्रोफाइल्स रहेगी। एमईपी मॉडलर नहीं हो सकता ना सर? एमईपी मॉडलर नहीं, बहुत रेयर 1-8% कोई हो गया तो हो गया, नहीं तो कोई नहीं होगा, ओके। ठीक है, चलेगा। गौरव कुछ बोलना चाह रहे हैं? यस गौरव बताओ। सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो पीआईएम में जो स्ट्रक्चर पार्ट है उसका डिटेलिंग का ही काम होता है, इसमें एनालिसिस थोड़ी ना होता है नहीं, Revit में। एनालिसिस का अलग कंसल्टेंट होता है, ठीक है। वो एनालिसिस को ईडेप्स और यस, स्टेड और ईडेप्स में होता होगा। करेक्ट। तो वो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, उसको फ्रीलांसिंग कर लेते हैं, यानी आउटसोर्सिंग बोलते हैं हम लोग उसको अपनी लैंग्वेज में। जो काम वो नहीं करेंगे वो आउटसोर्सिंग करके अडॉप्ट कर लेंगे वहाँ से। सर जैसे मेरा बैकग्राउंड जो था पहले कंस्ट्रक्शन में था, अभी रिसेंटली बम्बूजा में हूँ। तो Correct. बम्बूजा में मेरा टेक्निकल इतना कोई पार्ट है नहीं, क्वालिटी चेक और ये सब है, तो करियर स्विच करने में कोई इशू नहीं होगी? ठीक है, आप अपने काम को इतना बेहतर अंजाम दे दीजिए, इतने बेहतर लेवल पे ले आ दीजिए। अभी कुछ लोग यहाँ पे जैसे बोल रहे हैं बीम के प्रोफाइल्स के बारे में, आपको पता नहीं इसकी पूरी क्लास होने वाली है बीम की प्रोफाइल की। देवई आप भी और कौशल भी कुछ जानना चाह रहे हैं, ठीक है। रोल्स एंड इन्फॉर्मेशंस मैनेजर की और सबकी हर एक प्रोफाइल की पूरी क्लास होने वाली है। कोऑर्डिनेटर का क्या काम रहेगा, ठीक है, बीम इंजीनियर का क्या काम रहेगा, ये सारे क्लासेस हैं। आप बोलो तो मैं एक्सप्लेन कर दूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट प्रॉब्लम ये होगा कि अभी मैं शॉर्ट में करूँगा और वो पूरी क्लास है सेपरेट, ठीक है। अभी क्यों नहीं कर रहे फिर? तो अभी आपका एक ऑटोकैड पर हैंड बनना बहुत ज़रूरी है, जिससे आप उसके अंदर अच्छा परफॉर्म कर सको रेविट में और नेविस्टोर में, टेक्ला में। तो आई थिंक आपको 10 दिन का वेट कर लेना चाहिए, 10 ही दिन लगेगा, 10 से 12 दिन, फिर आप डिटेल में समझोगे एक प्रोफाइल के बारे में, ठीक है। एक्सप्लेन मैंने प्रैक्टिस भी किया था, लेकिन मेरे को अभी आज के 2 जो आपने बोले थे 4 और 5 जो आपका लेक्चर थे वो मैं नहीं पढ़ पाया, और आज फिर से आज मुझे 2 लेक्चर और मिले। करेक्ट, या आज एक ही मिलेगा, ठीक है। ये ऐसे ही इकट्ठा होता चला जाएगा, ठीक है। ये बोले कि एक्सप्लेन अबाउट सर बीआईएम प्रोफाइल्स, ठीक है। जैसे ही रेविट स्टार्ट होगा तो उसी दिन आपका बीआईएम का पहला लेक्चर होगा बीआईएम के प्रोफाइल्स के बारे में, बीआईएम का पूरा इंट्रोडक्शंस होगा, ठीक है। अभी हम बीआईएम पढ़ ही नहीं रहे हैं, 10 से 15 दिन तक हम सिर्फ और सिर्फ कैड की प्रैक्टिस करेंगे, जिससे कि बैक हमारा एकदम जो फाउंडेशन है वो एकदम स्ट्रॉन्ग हो जाए, ठीक है। और उसके बाद हम लोग एंट्री करते हैं बीआईएम में और फिर वहाँ पर अच्छा परफॉर्म करते हैं। अभी आप लोग मेरे अकॉर्डिंग अभी थोड़ा सा वेट करिए, पेशेंस रखिए, 10 से 15 दिन तक पहले आप इसको परफॉर्म अच्छा करके दिखा दीजिए। आप जितना जल्दी ऑटोकैड परफॉर्म कर देंगे उतना जल्दी हम शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि ये तो ऑलरेडी हमारे सिलेबस में ही नहीं है, फिर भी ऐड किया है। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपका जो माउस पे सेटिंग रहे ना एकदम स्ट्रॉन्ग रहे, मॉडलिंग कैसी भी होगी वो अच्छी होगी अगर आपका ऑटोकैड अच्छा होगा। जिसका ऑटोकैड अच्छा नहीं है, ठीक है। एक लड़का मुझे फ़ोन करता कल रात में, शायद मैं डिनर कर रहा था, तो बोलता सर मैं टेक्ला सीख लूँगा तो मेरी जॉब लग जाएगी क्या? तो हमने बोला कि और क्या सीखे हो? तो बोला कुछ नहीं सर, टेक्ला मैंने सुना कि टेक्ला सीख लूँगा तो जॉब लग जाएगी। मैंने बोला नहीं, पहले ऑटोकैड सीखो। क्यों? जब हाथ ही नहीं बैठा है ड्राफ्टिंग पे तो मॉडलिंग कैसे कर पाओगे किसी भी चीज़ का? तो ये एक बेस है, बेस को पहले स्ट्रॉन्ग कर लो और उसके बाद आपका धीरे धीरे स्टेप्स आएगा कि कोऑर्डिनेटर की क्या प्रोफाइल्स होती है, उसकी क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, मॉडुलर का क्या होता है,
ओवरऑल BIM जो पूरा का पूरा प्रोसेस है, इस प्रोसेस में कौन कौन सी चैन कनेक्टेड होंगी, मतलब कौन कौन सी लोग कनेक्ट होकर पूरे वर्क को अंजाम देंगे, ये सब कुछ आपका पूरा डेप्थ में आने वाला है। बट इट टेक टाइम, एटलीस्ट 15 डेज आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। ठीक है जी, चलो पहले आपका काम देखते हैं। ठीक है, अच्छा रहेगा कि आप लोग थोड़ा इंतजार करेंगे तो आपको फल अच्छा मिलेगा। कौन कौन कर लिया असाइनमेंट्स करना 100% कंपलसरी है। अब मैंने डे 1 से ही आपको बता दिया था कि सर्टिफिकेशन आपका मैं जब देता हूँ तो पहले मैं चेक करता हूँ कि आप 80% प्रेजेंट थे क्या क्लास में। दूसरी चीज़ मैं चेक करता हूँ कि आपने क्या 80% असाइनमेंट सबमिट किया है क्या। प्रेजेंट ना भी रहे तो भी चल जाएगा, लेकिन असाइनमेंट्स होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं आपने क्या बनाया है। कुछ दिक्कत रहेगा तो आप बिल्कुल पूछ लीजिए मेरे से। ठीक है, और बीम का जैसे ही आपका ऑटोकैड फिनिश होता है, पहला क्लास होगा बीम इंट्रोडक्शन का। चलिए देखते हैं कौन कौन बना लिया है। क्या बात है, बहुत बढ़िया, काफ़ी लोगों ने बनाया हुआ है। नीलेश ने बना लिया है, नीलेश माली ने। कुछ भी किसी को दिक्कत आ रही होगी बनाने में तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं। ओके, शर्मा जी ने भी बना लिया है। और इसके बाद देवदत्त ने भी बना लिया है। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया नीलेश। ये थोड़ा सा आपका आर्क गड़बड़ हुआ है, बाकी तो सही है। ये ड्राइंग्स हमने बना लिया, दैट्स नाइस, एक्सेलेंट। मैं बता दूंगा, कोई टेंशन नहीं है। क्या बात है, शर्मा जी ने भी बहुत सही से अंजाम दे दिया पूरे वर्क को, बहुत बढ़िया। देवदत्त ने क्या किया हुआ है, बहुत बढ़िया। आपने पूरी ड्राइंग्स नहीं कंप्लीट किया है शायद, उसको कंप्लीट कर लो जो बचा हुआ है। और राहुल ने भी बना लिया है। देखो ये करना बहुत ज़रूरी है। आप क्लास अटेंड कर रहे हो तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि हमको एनी हाउ, ठीक है, अगर कोई भी ऐसा है कमेंट कर देना कि आप नहीं बनाया कि बनाएं, ठीक, एनी हाउ हमको ये बनाना ही बनाना है। नहीं पूरा बन पा रहा है, जितना बन पा रहा है बनाएंगे, बट असाइनमेंट्स डेली करेंगे। ये ऐसे ही है जैसे जिम में रोज़ एक्सरसाइज करने जाते हैं तभी बॉडी बनती है। चलो, इन्होंने शायद MCAT नहीं बनाया अभी, बट आपको पूरा बनाना है, आगे चाहे बना लीजिएगा। आदिल ने भी बना लिया है, देखते हैं भाई आदिल ने क्या बनाया हुआ है। अब देखो ये कितनी बच्चों वाली ड्राइंग है ना, बट इस ड्राइंग्स का बेनिफिट क्या हो रहा है, आपका हाथ पूरा सेट होता चला जा रहा है कि कंस्ट्रक्शन लाइन कैसे यूज करेंगे। आपका हाथ सेट हो रहा है कि एरे कैसे करेंगे। अब यही एरे रैबिट के अंदर भी है, तो वहाँ पर भी आपको हेल्प करने वाला ही है। बहुत बढ़िया आदिल, वेरी गुड। शिवांकर ने बनाया हुआ है। ओके, शिवांकर ने देखो ये वाला ड्राइंग शायद नहीं बना पाए, हम बता देते हैं। और ये सारी ड्राइंग बना लिया, वेरी गुड शिवांकर। पाटिल ने बना लिया, निकिता ने MCAT का भी बनाया हुआ है। फिर वो ड्राइंग्स को कोशिश किया करो कि एक साथ ही दे दिया करो तो अच्छा रहता है। बट तुमने जो ड्राइंग दिया हुआ है DWG में नहीं दिया हुआ है, तुम फिर से एक बार फिर से भेज दो फाइल को। DWG में नहीं है तुम्हारी फाइल निकिता। चलो, अमोल ने CV भेजा, CV देखता हूँ अभी, पहले एक बार सबके असाइनमेंट्स देख लो। वैष्णवी ने बना लिया है, वेरी गुड। देखो इन्होंने बहुत अच्छे से यहाँ पर लिख रखा है, दैट्स नाइस। एक्चुअली ऐसा लिखना चाहिए आपको, इससे प्रोफेशनलिज्म बोलते हैं। ओके, थोड़ा सा मिस्टेक, ये तो परफेक्ट है, ये परफेक्ट है। चलो, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है, मैं बता देता हूँ क्या मिस्टेक, मतलब थोड़ा पार्ट बचा हुआ है। वेरी गुड वैष्णवी, अच्छा बनाया आपने, आपका फर्स्ट असाइनमेंट था ये। जबकि उसके बाद बनाया हुआ है अमरेश ने बना लिया है। देखो कुछ लोग जो प्रीवियस बैच से बना चुके हैं वो तो ऑफकोर्स अच्छा बनाएंगे, बट जो लोग अभी फर्स्ट टाइम बैच ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए बना रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। वेरी गुड अमरीश। कौशल सोनी जी ने बना लिया है। क्या बात है, वेरी गुड। देखो यहाँ पर छोटी सी मिस्टेक हुई है, इनको यहाँ पर क्वाड्रेंट से ले लिया इन्होंने, यहाँ पर इनको टेंजेंट से लेना था लाइन, ठीक है, बाकी सही है, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने एरे पर ध्यान नहीं दिया, यहाँ पर एक सर्किल है उसके ऊपर एरे हुआ है इस सर्किल का, बाकी परफेक्ट है। चलो कोई बात नहीं, मतलब पूरा कॉन्सेप्ट आपको पता है, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, पुराने समय में भेजा क्या देवदत्त ने? किसने नहीं बनाया गया इस कमेंट करके बता देना कि आपका छूट गया ड्यू टू एनी रीजंस, ठीक है। और यहाँ पर बनाया हुआ है किसने, शायद, ठीक है, श्रेया, ठीक है। यहाँ पर अरबाज, यहाँ पर प्रोफाइल में असाइनमेंट्स 3 की जगह पे लिखा करो सिविल इंजीनियरिंग BIM, आगे लिखा करो यहाँ पर अप्रैल असाइनमेंट से, या फिर सिविल इंजीनियरिंग अप्रैल BIM, ऐसा कुछ लिखा करो,
तो आपका बैच रिप्रेजेंट हो जाएगा। जो यहाँ पर आपने लिखा है सिविल इंजीनियरिंग BIM अप्रैल असाइनमेंट्स, ये आपके सब्जेक्ट में होना चाहिए। सर मैंने मेल किया था लेकिन मेल आईडी आई थिंक गलत है। गुरुकुल सिविल इंजीनियरिंग @gmail.com, गुरुकुल सिविल इंजीनियरिंग @gmail.com। फिर से देख लो एक बार, फॉरवर्ड कर दो ना, उसमें होगा तो है ये। कोई ग्रुप में शेयर कर देगा मेल आईडी? मैं अभी कर दे रहा हूँ, चैट बॉक्स में कर दे रहा हूँ। लो ये चैट बॉक्स में कर दे रहा हूँ। देखो गुड, ये बहुत ज़रूरी है। ये मैं आपकी हैबिट डला रहा हूँ जिससे कि आप आगे अच्छा परफॉर्म करें। सिविल इंजीनियरिंग ओके ठीक है, गुरुकुल सिविल इंजीनियरिंग @gmail.com। आई नॉट कम्प्लीटेड, इन्होंने कहीं नहीं किया है, पवन ने नहीं किया हुआ है। ठीक है, आपको लग रहा होगा ना कि हमने आपको हो सकता है ऐसा लगे कि यार बहुत छोटा सा असाइनमेंट्स है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं बनाया, बिलीव करिए, आप लिख के ले लीजिए, आपको प्रॉब्लम होगी फिर। ठीक है, क्या प्रॉब्लम होगी? आप जब रैपिड मॉडलिंग करने चलोगे, आप खुद ही बोलोगे सर इमेजिनेशन नहीं क्रिएट हो रही है। ये मैं आपको ABCD पढ़ा रहा हूँ इंग्लिश पढ़ने से पहले। अगर आपने ABCD पर अच्छा ध्यान नहीं दिया, आपको लगा ये तो ABCD है, छोड़ो। ठीक है, बिलीव करो, जब आप इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट करोगे यानी BIM पढ़ना स्टार्ट करोगे, आप बोलोगे सर कैसे लोग इमेजिन कर ले रहे हैं, मेरे से इमेजिन ही नहीं होता। ऐसे आपके देख लेना, 100% बोल रहा हूँ, ये कमेंट आएगा कि मेरे साथ इमेजिनेशन ही नहीं आता। ये मैं आपका इमेजिनेशन ही तो बढ़वा रहा हूँ। ठीक है, अभी हम लोग बुक्स कम पढ़ते हैं, तो इमेजिनेशन के तरीके हैं, इससे आपकी डिज़ाइन के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं। सेक्शन एलिवेशन बनाएंगे क्यों? जब 3D बना रहे हैं तो सेक्शन एलिवेशन की ज़रूरत क्या है? तो ये वही तरीका है जिससे आप बढ़िया तरीके से अपनी इमेजिनेशन पावर को स्ट्रॉन्ग कर पाओगे। ठीक है, तो ये मेरी बात को याद रखना। कई लोग देखना आपको खुद ही बोलेंगे आपके बैच में कि सर मैं इमेजिन नहीं कर पा रहा हूँ चीज़ों को, और उसकी गलती बस एक ही रहेगी कि हम ये छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर कर रहे होंगे। चलिए, शाह ने बना लिया है। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखो इन्होंने, सर। हाँ जी बोलो। सर मेरी फर्स्ट क्लास है आज, मेरा नाम आसिफ रजा है। यस यस, तो पता है मुझे। तो मुझे जो है ना इसकी वीडियो कुछ लिंक मिलेगा? हाँ, अभी सब कुछ मिलेगा आपको। ठीक है, आपका तो फर्स्ट क्लास है, मुझे पता है, मैंने ही आपको ऐप में ऐड किया है। ठीक है, अभी जस्ट हाँ अभी जी, देखो जी। एकदम स्केच कर रहे हैं ना हम लोग पेंसिल से, अभी तो नॉर्मल स्केचिंग चल रही है। ठीक है, और आपको प्रीवियस ठीक। जो 2-3 क्लास हुई है अभी, केवल उन 3 क्लासों की रिकॉर्डिंग मिलेगी अभी। ठीक ठीक है, आप ऐप में ही जहाँ पर ओके भी सर, बैच ले ओके, रहे हैं वहीं पर थैंक मिल यू। जाएगी। ठीक है, चलेगा। सर मैंने शेयर किया एक बार। चैट ओके, में चैट में मिलेगी? नहीं सर मैंने भी किया है। ओके ओके, ठीक था। ठीक है आसिफ, अभी मैं तुमको व्हाट्सएप पे गाइड कर दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, आफ्टर क्लास आई गाइड यू। ठीक है, चलेगा, चलो ओके ठीक है, टेंशन मतलब मैं सबका ही समझ चलो। शाह का तो हो गया। ठीक है, शाह के बाद यहाँ पर अभी एडमिन, भाई ऐसे नाम मत रखा करो, ये नाम डेंजर होते हैं इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक, आप अपना प्रॉपर नाम लिखो। ठीक है, रीज़न क्या रहता है ना, इंटरव्यू में जब अप्लाई करते हो आप, तो ये चीज़ गलत होता है, प्लस शायद इन्होंने कंपनी के ईमेल आईडी से ही मेल कर दिया है, दैट इज़ ऑल्सो रॉन्ग। ठीक है, आपको अपनी जीमेल आईडी से करना चाहिए। हेलो। हेलो, सर वो गलती से मैंने एडमिन का मतलब ऑफिस का जीमेल खोला था, उसके बाद तो सागर से भेज दिया। अलग से किया है तुमने, करेक्ट। ठीक है, ओके कोई बात नहीं। और कुछ लोग रीनेम अपना ध्यान नहीं रखते अपने नाम का, तो देखो जैसे मैक ने लिखा हुआ है, इन्होंने प्रॉपर अपना नाम लिखा हुआ है, तो ये लिखना बहुत ज़रूरी होता है। और अब देखो इन्होंने पहले भी ये ड्राइंग बनाया हुआ है, फिर भी बनाया इन्होंने ड्राइंग्स क्यों? हैबिट के लिए। तो दैट इज़ गुड थिंग्स जो ये कर रहे हैं। चलिए अभी नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भाई किसने बनाया हुआ है इधर अप्रैल में, और यहाँ पर शायद ऐसा इनका कई बार आ गया है। ठीक है, कोई बात नहीं। और यहाँ पर अरमान का आ गया है। ओके अरमान, थोड़ा फास्ट करेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, प्रयास आपका अच्छा है। कुछ लोगों ने अभी जस्ट भेजा हुआ है। ओ भाई साहब, सबने एक साथ ही भेज दिया। चलो, इन्होंने बनाने का प्रयास किया, क्या नाइस। देखो ये ड्राइंग्स को बनाने में हार्डली आप लोगों को जो टाइम लग रहा होगा, ठीक है, बहुत कम लग रहा होगा, क्योंकि ड्राइंग्स अभी देखो अभी इस ड्राइंग में बनाने में कुछ है ही नहीं। ठीक है, इन्होंने प्रयास किया, दैट्स वेरी नाइस। ओके ठीक है, बहुत बढ़िया। अभी ये लोग बहुत टफ ड्राइंग्स बनाएंगे, ये तो एक नॉर्मल है। ये हाई, क्या बात है। अब देखो इन्होंने अपने रीनेम को हाई किया, इसको चेंज कर देना। ठीक है, क्योंकि ये प्रोफेशनल नहीं है, तो मैं आपको साथ पहले ही बता चुका हूँ। ओके ठीक है, ड्राइंग्स आपकी अच्छी है, नो डाउट।
ओके, गौरव शर्मा जी ने अभी भी जस्ट भेजा हुआ है। ओके, शर्मा जी, ओके, शर्मा जी के बाद अभी किसने भेजा है? निकिता ने भेजा फ्रेंड्स। आज हम लोग थोड़ा सा टफ ड्राइंग करेंगे, लेकिन आज लेक्चर एक ही करेंगे, लेक्चर नंबर 7 के वॉच करेंगे। चलो ये नहीं बन पाया, मैं बना के दिखा देता हूँ। बना तो लिया, थोड़ा सा बचा हुआ है। और क्या बोलते हैं, मैं आपकी जो भी ड्राइंग्स नहीं बनेगी मैं आपकी सारी ड्राइंग्स में हेल्प करूँगा। शर्त बस इतना है कि आप गलत प्रयास करके आएंगे। ओके, चलो बढ़िया, परफेक्ट, वेरी गुड। इनका तो हाथ बैठा हुआ है क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी एक्चुअली ऑटोकैड किया हुआ था, मतलब आपके ही प्रीवियस बैच में, बट कुछ पार्ट छूटे थे इसलिए इन्होंने फिर से ज्वाइन किया है। ठीक है, तो आप लोगों ने असाइनमेंट्स कर लिया। अभी हम लोग नेक्स्ट असाइनमेंट्स क्या बनाने वाले हैं। ठीक है, वैसे आज कुछ ऐसा नहीं है कि मुझे बनाना पड़े, फिर भी आपको लगेगा तो कुछ बनवा सकते हो मेरे से। ओके, ठीक है, आज आपको बहुत सिंपल सा काम करना है। ये आप देख रहे हैं, ये आपको एक छोटा सा डिज़ाइन करना है। ठीक है, जिसमें आप 10 10 10 करके सर्किल बना सकते हैं, उसको कॉपी कर लीजिए। यह सब लिखा हुआ है कैसे बनाना है टिप्स में, और एक छोटा सा ड्राइंग ये बनाना है। सिंपल सिंपल, ज़्यादा टेंशन नहीं है। ये 2 ड्राइंग बनानी है, और MCAT में केवल एक ड्राइंग बनाना है, जो कि है थोड़े से नीचे ये वाली। केवल 3 ड्राइंग आज आपके लिए है, और केवल एक लेक्चर है। ठीक है, तो आज आपके लिए फुल्ली रिलैक्स सेशन है, एक तरीके से कोई भी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, लेक्चर नंबर 7 को वॉच करेंगे। कहाँ से वॉच करेंगे सबको पता है, BIM वाले स्टोर में जाना है, BIM के कोर्स में जाना है, उसमें कंटेंट में जाना है, कंटेंट में जाकर लेक्चर नंबर 7 को वॉच करके बस कंप्लीट कर लेना है। एक ही लेक्चर है। चलो, आकाश गोपे कुछ बोलना चाह रहे हैं। आकाश, तुमने मेल नहीं किया है फाइल ना? कुछ लोगों ने असाइनमेंट नहीं किया हुआ है। हाँ बोलो आकाश, बोलो। वो हाई करके था ना, वही वाला था मेरा सर। अच्छा, तुम्हारा था क्या? हाई करके उसको चेंज कर दो ना। सर कैसे करें, समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, मैं बता देता हूँ, अभी बता देता हूँ कैसे करते हैं। ठीक है, जी सर। चलेगा। अभी तुम कुछ बोलना चाह रहे हो क्या? अचल, आज तुम्हारा असाइनमेंट नहीं आया क्या? सर मैंने भेजी, आपने देखी ही नहीं। अच्छा, ओके, देखी नहीं आज, ऐसे साथ दिखी ना हो, ऐसा हो सकता है। मेरी तुमसे दुश्मनी थोड़ी है। ठीक है, देख लो सर। चलेगा। ओके, लेट मी चेक। ओके, अभी कुछ बोलना चाह रहे हो क्या अभी? ओके, शायद गलती से हो गया। हाँ राहुल। हेलो। यस राहुल, बोलो। सर मैं लेट ज्वाइन हुआ था 10:20 को कुछ, हाँ, तो कोई मुझे बात लिंक नहीं मिला था सर, ऐप से ज्वाइन किया मैंने। ओके, कोई बात नहीं। तो सर, आज रिकॉर्डिंग तो का- मिल जाएगी, रिकॉर्डेड मिल जाएगी आपको। ठीक है, रिकॉर्डेड ओके। अभी ऐप के अंदर ही मैं डाल दूंगा। वो ऐप में जो वीडियो करके है ना ऑप्शन, वहाँ पर डाल दूंगा। लिंक भी दे दूंगा। चलेगा। ओके, सुमित कुछ बोलना चाह रहे हैं? सुमित बोलो। हेलो सर। यस सुमित। सर चैम्परिंग बताऊंगे एक बार शॉर्ट में? चैम्पर ना? हाँ। ठीक है, मैं करके दिखा देता हूँ। ठीक है, चैम्पर बता देता हूँ। आजकल के असाइनमेंट चेक कर लेता हूँ, वो उसी असाइनमेंट में करके दिखा देता हूँ। मैंने एक्चुअली तुम्हारा मेल साथ पहले चेक कर लिया था, इसलिए था दिखाने। इसी में देख लो चैम्पर कैसे करना है। ओके, वेरी गुड। देखो ऑलरेडी इनका काफ़ी अच्छा ऑटोकैड है। ठीक है, ड्राफ्टिंग इनका काफ़ी अच्छा है। किसी को कुछ ड्राइंग में दिक्कत रहेगा बता देना। ठीक है, अभी जैसे इन्होंने पूछा हुआ है, अब सपोज ये एरिया है और इस एरिया को आप चाहते हो कि यहाँ पर चैम्पर हो जाए। ठीक है, तो चैम्पर करने के लिए क्या करना है, सिंपल आपको फिलेट के नीचे जाना है चैम्पर में, उसके बाद राइट क्लिक करना है और यहाँ पर डालना है डिस्टेंस। सपोज आप 3 फीट का चैम्पर करना चाहते हो, कितना? 3 फीट। एक एक्सिस आपने ले लिया 3 फीट, दूसरा एक्सिस आप लेना चाह रहे हो 4 फीट। अब देखो, सपोज मैं इस यहाँ पहले करना चाहता हूँ तो अब 3 फीट ये होगा, जिसको पहले क्लिक करोगे 3 फीट वो होगा, फिर दूसरा करोगे 4 फीट। ये देखो, ये 3 फीट का चैम्पर हो गया, ये 4 फीट का चैम्पर हो गया। क्लियर? फिर से करना चाहते हो चैम्पर और बार बार करना चाहते हो, इस बार एंगल पे करना चाहते हो, एंगल लिया और एंगल में हमने क्या किया, पहले डाल दिया चैम्पर का लेंथ। तो हमने कहा पहले हम चैम्पर करना चाहते हैं 5 फीट का, बट 45 की डिग्री पे। तो 45 देखो डिग्री पूछ रहा है, फर्स्ट देखो लिखा हुआ वहाँ पे स्पेसिफाई चैम्पर एंगल, तो हमने डाला 45। अब हमने कर दिया मल्टीपल, तो और मज़ा आएगा। मल्टीपल से क्या होगा, लो 5 फीट ये कटने वाला है 45 की डिग्री पे, इस तरीके से 5 फीट ये कटने वाला है 45 की डिग्री पे, 5 फीट ये कटने वाला है 45 की डिग्री पे, बस
ठीक है, इस तरीके से होता है। चलो फिलहाल अभी नेक्स्ट इन्होंने पूछा था एक आंचल आपने बना ही लिया, 2 का लोगों का हो गया। रीनेम चेंज करने के लिए क्या करना है, यहाँ पर जाना है मैनेज और गूगल अकाउंट, ठीक है, आकाश गोपे मैनेज और गूगल अकाउंट पे जाना है, ठीक है। अब इस पर क्लिक करके आपको यहाँ पर क्लिक करना है और क्लिक करके ही यहाँ देखोगे तो पर्सनल इन्फो का ऑप्शन आएगा। क्या आएगा, पर्सनल इन्फो का ऑप्शन आएगा। अभी तो अपना यूट्यूब चैनल है, बट तुम्हारे लिए क्या रहेगा, पर्सनल इन्फो पे चले जाना है और यहाँ पर जाके अपना नाम जो है चेंज कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर डाल दो आकाश गोपे और फिर उसके बाद सेव कर दो, वही आएगा। निक नेम भी आकाश डाल दो, कंप्लीट। क्लियर आकाश? ओके सर, चलेगा, समझ गए ना? ओके ठीक है। किसी को लगता है कि सर ये वाली ड्राइंग थोड़ा सा बना के दिखा दीजिए, बहुत दिक्कत हुई मुझे बनाने में, तो आप पूछो, बेझिझक होके पूछो। किसी को लगता है कि सर कोई ड्राइंग बना दीजिए? सर पलकी राउंड वाली बताना, सर्कल वाली। ओके, वो गोला वाला या फिर छोटा या वाला? नहीं, छोटा गोला, अंदर के छोटे गोले वाले अंदर अच्छा ठीक है, समझ गया। पहला वाला एमकेट का पहला वाला, राइट? या ओके, देखो पहले वाले के लिए क्या करना है, सिंपल। इनका डाउट है ये वाली ड्राइंग्स में, आई होप ये वाले में, यस सर, यस सर। ठीक है। अब देखो इसको बनाने के लिए सिंपल कुछ नहीं करना है, ऑटोकैड ओपन करना है, वो तो करना ही पड़ेगा। और ऑटोकैड के अंदर जाके आपको पहले सर्किल लेना है, जो सबसे अंदर सर्किल है उसका रेडियस कितना है, 60, ठीक है। उसके बाद एक और सर्किल है उसके अंदर, उसका रेडियस है 80, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो याद होगा। तीसरा जो है सर्किल, उसका रेडियस कितना दिया, उसका रेडियस दिया हुआ है 100। उसके बाद यहाँ पर 45 की डिग्री पर 24 रेडियस का एक सर्किल है। तो अब आपने अगर लेक्चर 6 तक वॉच कर लिया हुआ है तो आपको मिल जाएगा कि यहाँ ड्रॉ टूल बार में कंस्ट्रक्शन लाइन नाम की कमांड होती है। राइट क्लिक करेंगे, एंगल पे जाके 45 डिग्री का एंगल दे देंगे और ये एंगल आ जाएगा ऐसे। इसके बाद यहाँ से सर्किल कमांड लेंगे और सेंटर रेडियस लेंगे। सेंटर रेडियस लेने के बाद यहाँ पर दे देंगे रेडियस कितने का, हमने दे दिया 24 का रेडियस, इस तरीके से। बस हो गया, अब तो काम हो गया। इसको लिया, डिलीट कर दिया, ट्रिम कमांड लिया, राइट क्लिक, ये हो गया। अब इसको एरे कर दो, सेलेक्ट किया और पोलर एरे ये लिया और नंबर डाल दिया हमने 4, हो गया। फिर एरे करने के बाद हमेशा एरो को तोड़ देना चाहिए, हमेशा आपको कल भी बताया था मैंने। एक्सीडेंट तोड़ दिया, क्लीन, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया। अब इसके बाद यहाँ पर एक छोटा सा सर्किल बना हुआ था जिसका एरे हुआ था, आपने देखा होगा। तो 35 का एंगल था वहाँ पे। तो 35 का एंगल अगर 180 बीच से काट दो तो 17.5 नीचे होगा, 17.5 ऊपर होगा। तो राइट क्लिक एंगल 17.5 और यहाँ पर गए, ये क्लिक कर दिया। इसको मिरर कर दोगे तो ऊपर का एंगल बन जाएगा, तो टोटल 35 हो जाएगा। ले लिया हमने और तो ऑन कर लिया, ये हो गया। फिर यहाँ से सर्किल कमांड लिया, यहाँ पर 8 रेडियस का सर्किल बना हुआ है अगर आपने ध्यान से देखा है तो, और यहाँ पर भी 8 रेडियस का सर्किल है, ले लिया। अब इसको सेलेक्ट करो और ऑफसेट कर दो, कितने का, 8 का। 8 का ऑफसेट इधर, 8 का ऑफसेट इधर। इसके बाद इसको डिलीट कर दो और फिर यहाँ से ट्रिम कमांड, ये किया, ये किया, ये किया, ये लिया, सेलेक्ट कर लिया। इसको सेलेक्ट करने के बाद फिर से एरे कर दिया। 4 आइटम है, क्लियर है? ओके सर, चलेगा। मेरी तरफ से आप सभी को सारे डाउट्स बताए जाएंगे, बस शर्त इतना है जो असाइनमेंट्स नहीं करेगा उसको मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा, ठीक है? ये फिक्स रहता है, ठीक है? आप अगर असाइनमेंट्स करके आते हैं, गलत करके आते हैं, लाइव जितने भी आप 4 महीने में जो भी बनाओगे गलत करके आओगे, सही करने की गारंटी मेरी है। ये समरेश बोलो। सर जो एंगल वाला कंसेप्ट मेरे को अब तक समझ में नहीं आया ठीक से। अच्छा, ये जो 35 वाला था, हाँ, नहीं वो तो आ गया, मैं कर दिया था, लेकिन जो पहले वाला फास्ट वाला ड्राइंग का, ओके, वो सब, अच्छा वो जो सिविल कैट का पहला तीसरा ड्राइंग, हाँ, वो जो एंगल कैसे कैलकुलेट माइनस करेंगे कहाँ से, वो वाला कंसेप्ट बता देते। देखो इनका ड्राइंग कंफ्यूजन है। वो जो एक डे 1 पर आप लोगों ने एक ड्राइंग बनाई थी, बहुत छोटी वाली जो ड्राइंग्स थी सिविल कैट की, ये वाली ड्राइंग में कंफ्यूजन है इनका कंफ्यूजन सर। नहीं, सर सिर्फ एंगल में ही कंफ्यूजन है, मतलब कैसे
जो लेफ्ट की टॉप में जो 150 दिया है वो आप 210 में किया है, हाँ वो कैसे कैलकुलेट करना है वो? देखो, अभी देखो यहाँ पर ये तो दिख रहा है कि ये तो 0 एंगल पे है, ठीक है। ये भी दिख रहा है कि यहाँ पर 30 डिग्री पे जाएगा, ये दिख ही रहा है साफ साफ। 30 डिग्री पे जाने के बाद ये तो ऊपर स्ट्रेट ही गया हुआ है। अब यहाँ जब खड़े हो तुम, यहाँ से तुमको पता है कि पूरा अगर मैं घूम के आऊँगा तो पूरा होगा 180, पूरा होगा 180, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा पूरा सा कम है, ठीक है। तो कितना कम है दिख रहा है, 30 डिग्री कम है। तो 180 में से अगर हम 30 माइनस कर देंगे कितना बचा, 150 बचा। तो इसका मतलब है कि यहाँ से हमें रोटेट होना है 150। चलो यहाँ से आगे आए और फिर आगे आने के बाद स्ट्रेट आगे पूरा 0 एंगल पे ही, ठीक है। और जब यहाँ खड़े हैं तो अब वापस आना है, तो वापस आने के लिए यहाँ से ये तो पूरा 180 तो आना ही आना पड़ेगा। 180 के बाद भी नीचे आना है, कितना नीचे आना है, 30 डिग्री और। तो 180 प्लस 30 डिग्री कितना हो गया, 210 डिग्री, 210 डिग्री। अब 210 डिग्री से हम यहाँ पर आ गए और फिर यहाँ से आने के बाद फिर नीचे स्ट्रेट आ जाइए, फिर सीधे मिला दीजिए, या फिर नहीं भी मिलाना है तो एंगल भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर यहाँ पर आप खड़े हैं तो यहाँ से आप क्या हो रहा है, यहाँ से 180 तो आप घूम ही रहे हो पूरा का पूरा, उसके बाद 30 और 210 मिला दो, खत्म। थोड़ा समझ आया क्या? हाँ सर, हाँ सर। ठीक है, तो कुछ नहीं है, 180 का रोटेशन है बस, और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है, चलेगा। ओके, चलो शाह सागर कुछ बोलना चाह रहे हैं, सागुल वैष्णवी कुछ बोलना चाहिए, वैष्णवी। सर जैसे हम पोलर एरे से एक लाइन लेके चारों साइड मतलब स्प्रेड कर सकते हैं, लाइक लिख सकते हैं उसमें कि 6 चाहिए या 5 चाहिए, उसके हिसाब से जैसे अगर हमें एंगल के हिसाब से लेना होगा तो फिर कैसे करेंगे, लाइक एंगल कहाँ डालेंगे, जैसे 45 के हिसाब से हमें लाइंस चाहिए पूरी एक सर्कल में, अगर लाइंस निकालनी हो तो फिर 45 एंगल से चाहिए, तो फिर कैसे? ये एंगल नहीं देता ना, ये तुमको बताता है कि तुम 45 डिग्री पे करना है ना, तो तुमने क्या किया, कंस्ट्रक्शन लाइन लेके एक बना लिया 45 का डिग्री, ठीक है। अब ये क्या करता है, उसी को सेम रिप्लिकेट करता है ना, इसका काम करना है कॉपी करने का। ये एंगल डिसाइड नहीं कर रहा है ना, ये क्या कर रहा है, तुमने इसको 45 डिग्री पे दिया, अब ये 45 डिग्री पे ही नाचेगा, ऐसा इसका काम है। हाँ बट ऐसा नहीं ना कि हर टाइम 45 का हो, कभी 37 का भी हो सकता है या 32 का भी हो सकता है। तो 32 पे कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ कर दो। अच्छा, मतलब एक कमांड दो पहले कि एक्सेल की, और फिर एंगल लिख दो उसमें। ये रेफरेंस लाइन इसको चाहिए, जितने एरे हैं सारे एरेस को, जब भी देखो रेक्टेंगुलर एरे पढ़ा उसको भी एक रेफरेंस लाइन चाहिए था, तब एरे किया उसने। पाथ पढ़ा होगा उसमें तो रेफरेंस के बिना चलेगा ही नहीं, तो रेफरेंस एरे चाहिए होता है बस, ठीक है, रेफरेंस चाहिए होता है। ओके, कौशल से कुछ बोलना चाह रहे हैं? यस कौशल बोलो। हेलो सर। यस हेलो। अभी मेरा एक्चुअली डाउट इसके रिगार्डिंग नहीं है एग्जैक्टली, बट अभी जैसे हम अगर अभी इधर मेरा ग्रेजुएशन होने वाला है, जस्ट अबाउट टू कंप्लीट है, तो अभी वो टाइम है कि हमें अप्लाई करना स्टार्ट करना है अभी। ओके। तो उसके रिगार्डिंग मेरे को पूछना था कि आगे जाके हम जो भी 4 मंथ्स में स्किल्स लर्न करने वाला हूँ मैं, वो मैं अभी से सीवी में 1 लाइनर्स में इंक्लूड कर सकता हूँ अभी से? अभी से ही करना चाहिए, अभी से करने से बेनिफिट क्या होगा, मैं अभी देने वाला हूँ सीवी का सेट पैटर्न, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, अभी से करने का बेनिफिट ये होता है कि जब कभी कभी अप्लाई करते हैं ना क्वेश्चन, तो तुरंत शॉर्ट लिस्टिंग नहीं आती है, ठीक है। अभी जैसे कि तुमने मान लो कभी तुम मुझे सर्टिफिकेट के लिए भेजोगे, सर सर्टिफिकेट दे दीजिए, अब मेरे पास केवल एक काम तो रहेगा नहीं, तो मैं कम से कम 1 हफ्ता लूँगा, हमारा तो नियम ही 1 वीक, ठीक है। तो ऐसे ही क्या बोलते हैं, जब कंपनीज के पास जब कभी मेल करते हैं तो मेल करते समय क्या बोलते हैं, ये मान के चलो कि 1 महीने बाद कम से कम शॉर्ट लिस्टिंग होगी, जितनी बड़ी कंपनी उतना टाइम, तो हो सकता है 1 महीने तक हम वहाँ तक पहुँच जाएं। हाँ हाँ, उसी के लिए, ठीक है। तो बिल्कुल तुम उसको ऑनलाइन में लिखो और मैं फॉर्मेट दूंगा, ठीक है, कैसे ATS फ्रेंडली रिज्यूम बनाना है, जो रिज्यूम की कीवर्ड्स देखते ही क्रैक हो जाए, मतलब वो शॉर्ट लिस्ट हो जाए, वो कैसे बनाना है, आई विल गिव यू सम एवरीथिंग, ठीक है। तो मैंने इधर एक यूनिवर्सिटी में हमें सॉफ्टवेयर प्रोवाइड किया था, उसके थ्रू एक रेज्यूम मैंने बनाया हुआ है, तो मैं आपको रिव्यू के लिए भेज सकता हूँ अगर आपको? बिल्कुल भेजो, ठीक है, भेजो, हम क्लास में चेक करेंगे, ठीक है। कौन सा सॉफ्टवेयर प्रोवाइड किया था उन लोगों ने? मतलब यूनिवर्सिटी का पोर्टल रहता है ना, उस पे हमें डिफरेंट स्किल्स और सब डालना है, तो वो ATS फ्रेंडली फॉर्मेट में कन्वर्ट होके आता है वो। ग्रेट ग्रेट, देखो बहुत अच्छा है। तो वो सॉफ्टवेयर जो है फिर उनके पास
वो उनका उन्होंने खुद से एक ERP बनवाया होगा कि ATS फ्रेंडली हाँ ही रिज्यूम निकले। और वो इसीलिए तब तक है जब तक हमारा कंप्लीशन नहीं होता स्टडीज का, और उसमें अभी 2 वीक्स ही बाकी है। ओके, इसके नहीं तो भी लिए बना लो उसको फटाफट, ठीक है, हाँ उसको बना लो, चेक भी करा लो, कुछ गलती रह गई मैं उसको ठीक करके देता हूँ, आज कर लेना, कल ही चेक कर लेंगे, ठीक है, ओके ओके चलेगा। मैं तुम भी कर लो फटाफट। और तुम्हारा तीसरा दोस्त नहीं आया क्या? सर वो अभी ज्वाइन हुआ था, वो कहाँ? अच्छा चलो कोई ना, होगा अभी कहीं, ठीक है, ओके ओके थैंक यू। ठीक है, ओके जी चलेगा, ठीक है। सुमित कुछ बोलना चाह रहे हो क्या, कुछ पूछना चाह रहे हो? सागर तुम कुछ पूछना चाह रहे हो? नो सर। ओके सागर, एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? ठीक है, अगर नहीं है सर नो सर एक बार फिर से बता दो ना कौन सा ड्राइंग का। अच्छा कौन सी ड्राइंग बनानी है, ठीक है बता देता हूँ। Yes, सागर कुछ बोल रहे थे क्या? नो सर। ओके चलेगा। देखो कल का असाइनमेंट बहुत सिंपल सा है, कल आपको लेक्चर नंबर 7 वॉच करना है, और ये छोटा सा ड्राइंग है, कॉपी पेस्ट वाला ड्राइंग है, एक ये और एक इसके ऊपर वाला, ये 2 ड्राइंग्स बनानी है, सिविल कैट की और मैकेनिकल कैट की केवल 1 ड्राइंग्स बनानी है, केवल 1। तो कल केवल 3 ही असाइनमेंट्स है, मतलब 3 ड्राइंग्स और 1 लेक्चर, इतना ही असाइनमेंट्स है। बट एक्सेल सीट रेडी कर लेना, क्योंकि मंडे को आपकी एक्सेल सीट चेक की जाएगी, तो एक्सेल सीट में आपको ये बताना है कि किस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा है, तो उसको एक दिन में बनाओगे तो वो गलती से फॉर्मेलिटी हो जाएगी, डेली बनाओ, ठीक है। और क्या बोलते हैं आसिफ, मैं तुमको गाइड कर देता हूँ कैसे कैसे तुमको लेक्चर वॉच करना है, बिल्कुल बिल्कुल, कल रिज्यूम भेज दो, कल चेक करके तब चलेंगे आगे, ठीक है। चलिए जी, सबको बाय बाय, गुड नाइट, एंड प्रैक्टिस करिए, बाकी कल कंटिन्यू करेंगे। हाँ चलो, तो मुझे थोड़ा सा व्हाट्सएप पे गाइड कर दीजिए। हाँ मैं थोड़ा सा एक बच्चे का बहुत इंपॉर्टेंट लेटर है, मैं बना देता हूँ, फिर उसके बाद तुमसे बात करता हूँ, ठीक है आसिफ? चलेगा, ओके। अभी कुछ बोलना चाह रहे हैं? हाँ अभी बोलो। अभी क्या हुआ नहीं यार, ये 2-3 बार हैंड रेस किया, आई थिंक गलती से हो जा रहा है, चलो कोई बात नहीं।